मैंने प्यार किया के टाइम से मेरी फ्रेंड का आमिर खान पे क्रश है, मेरा सलमान खान पे। इमीडिएटली जैसे ही सलमान ने मेरा ये सुना कि व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, तो उन्होंने बोला जी 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 मेरी शर्ट दीजिए। कि जो सीनियर एक्टर्स हैं उनको कोई अगर यंग डायरेक्टर बोलता है कि आपको इस पर्टिकुलर सीन के लिए आपको ऑडिशन देना होगा, कहीं पे किसी एक्टर के मन में वो ईगो आता है? नहीं, आई हैव टू बी ओपन, आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल, आई हैव टू बी लाइक अ क्लीन कैनवस, क्लीन स्लेट, जिसपे द डायरेक्टर और द राइटर कैन राइट द कैरेक्टर थिंकिंग कि हाँ ये इसको कर लेंगे, ये एक बैगेज के साथ नहीं आ रही। आर यू स्पिरिचुअल? मेरे लिए मेरा काम अच्छे से करना इज द बेस्ट मेडिटेशन। जब आपने वो काम किया उनके साथ, सनी लियोनी के साथ, तो हाउ डिड यू फाइंड हर एज अ और पर्सन? हमारे जितने भी प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं उन सब से बिल्कुल परे, दिस हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ। सलमान खान का फैन जो मैं शायद 20 साल 25 साल पहले था, वही प्यार मेरा आज भी है। अच्छा, तभी बड़े इंटरेस्टिंग है आई आप। एम ह्यूज सलमान That खान you got a फैन, Salman ह्यूज Khan सलमान fan. खान फैन। द आयरॉनिक शो में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड के बारे में बात करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि द आयरॉनिक शो और द आयरॉनिक शो क्लिप्स चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रह सकें। आज हमारे इस बॉलीवुड स्पेशल एपिसोड के गेस्ट हैं गुरशा कपूर जी। गुरशा कपूर जी पिछले 30 सालों से टीवी और मूवी इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। तारा जैसे हिट सीरीज, करणजीत कौर, जानम समझा करो और रिसेंटली तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया जैसे प्रोजेक्ट में वो काम कर चुकी हैं। इस एपिसोड में हमने गुरशा जी से बहुत सारी बातें की। टीवी सीरीज में काम करना, ओटीटी में काम करना और मूवी इंडस्ट्री में काम करने में क्या डिफरेंसेस है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, एज एन एक्टर कितना ज़रूरी है आज के डेट में अपने आप को रिलेवेंट रखना और नई चीज़ें एक्सप्लोर करते रहना। हमने नेपोटिज्म जैसे सेंसिटिव टॉपिक पे भी थोड़ा सा डिस्कशन किया। कुछ डिस्कशंस आपके लिए ऐसे हो जाते हैं जो आपको ज़िंदगी भर याद रहते हैं, जो आपके लिए बहुत मेमोरेबल बन जाते हैं और आप रुकने नहीं देना चाहते हैं। मेरे लिए पर्सनली ये डिस्कशन भी एक वैसा ही डिस्कशन रहा। आई होप ये पॉडकास्ट आपको, ये कॉन्वर्सेशन आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा। विदाउट एनी फर्दर अडू, गिविंग टू यू गुरशा कपूर ऑन द आयरॉनिक शो। एंजॉय। गुरशा जी, द आयरॉनिक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको बोलने तो उससे पहले मैं बताता हूँ, हमने जस्ट अभी 2-3 हफ्ते पहले हमने अपना 50वां एपिसोड पूरा किया। एंड स्टिल ऑब्वियसली क्योंकि हम अभी एक मतलब मैं कंसिडर करता हूँ वी आर जस्ट स्टार्टिंग, अभी हमारा स्टार्टिंग फेज दिया। जब आप स्टार्ट करते हो देयर आर सो मेनी फर्स्ट्स, राइट, एंड फर्स्ट्स आर ऑलवेज स्पेशल। सो फॉर मी, मेरे लिए मेरा पहला जो एपिसोड मैंने रिलीज किया था वो हमेशा मेरे दिल के करीब रहेगा, बिकॉज तब तो मेरा चैनल भी बेयरली लॉन्च हुआ था एंड पीपल अग्रीड टू डू इट। सो इट विल ऑलवेज बी अ स्पेशल एपिसोड फॉर मी। बट उसके बाद हमने कई चीजें और फर्स्ट, अभी जैसे हम एक मेडिकल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ दोज एपिसोड्स, एंड दिस इज माय फर्स्ट बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट थीम्ड एपिसोड। सो थैंक यू फॉर फ्लैगिंग दैट ऑफ। Thank you so much. And thank you for थैंक यू having सो me. मच Thank you गुरशा so जी। much. I feel good to be here. थैंक यू। आपको अभी तक टीवी पे देखा है, आज भी स्क्रीन पे ही देख रहा हूँ, बट एटलीस्ट एक वन ऑन वन कन्वर्सेशन है, तो मुझे खुद में बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आपसे मैं बात कर पा रहा हूँ। आपसे बहुत सारी चीजें जाननी है। आप ऐसे इंडस्ट्री में ही हैं कि जो कि बहुत ही इंटरनल चीजों पे हम जाएंगे, बट बाहर से बहुत एक अट्रैक्टिव दुनिया है लोगों के लिए। वो ग्लिट्स एंड ग्लैमर जो है वो हमें बहुत खींचता है, बट देन देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो अंदर चलती है जो हम आपसे आज जानना चाहेंगे। बट उससे जाने से पहले थोड़ा सा शुरू करते हैं आपके चाइल्डहुड से। आपके फादर भी एक बहुत लेजेंडरी राइटर रहे हैं, श्री रंजीत कपूर जी। राइटर डायरेक्टर, स्पेशलाइजेशन उन्होंने डायरेक्शन में किया था एनएसडीएन। ही इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 76 बैच। देन आपकी पूरी फैमिली, आपके चाचा श्री अनु कपूर जी, अगेन वन ऑफ द लेजेंडरी एक्टर्स, आप खुद हैं। आपके फैमिली में और भी लोग हैं, मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूँ, और भी लोग हैं आपकी, मतलब काफी लोग आपके एनएसडी से आप लोग हैं। राइटर है, और पुरी साहब, ओमपुरी, ही वाज मैरिड टू माय बुआ, तो वो फूफा जी थे मेरे। मेरी मौसी भी एनएसडी से एक्ट्रेस थी, प्रतिज्ञा शो में आती थी घंटीलाल बन के। तो मेरे मौसा भी एनएसडी से डायरेक्शन में, स्टेज क्राफ्ट में थे वो, तो वो रंग भारत भवन की डायरेक्टर होते थे मध्य प्रदेश में। तो मेरी पूरी फैमिली आप कह सकते हैं कि थिएटर बैकग्राउंड से और फिल्म बैकग्राउंड से प्रोफेशनली पढ़ा है उन्होंने इस फील्ड को। जी। कभी आप पे तो कभी नेपोटिज्म का वो नहीं लगा? फनी बात करी आपने, क्योंकि अभी मैं और मेरी जो फिल्म कर रही हूँ उसकी प्रोड्यूसर, हम लोग साथ में ही थे फ्लाइट में, और हम लोग यही बात कर रहे थे कि नेपो किड्स और ये, तो उसने मुझे यही बात बोली कि गुरुशा तू तो चुप रहे, तू भी नेपो किड है।
एग्जैक्टली। मैंने कहा यार मेरा क्या, बोले नहीं, जिसका भी कोई भी रिलेशन हो हाँ। बॉलीवुड में, या बॉलीवुड कहना नहीं अच्छा लगता, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है राइट। एक्चुअली, तो हम्म। उसमें तो वो नेपो ही है। बिल्कुल न्यू कमर और बिल्कुल अनजान वो है जिसका दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, जो भटिंडा से या कोई दरभंगा से या कैराना से कोई एक लड़का या लड़की आती है यहाँ, जिसका राइट। कोई दूर दूर तक जानने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, और वो आकर यहाँ स्ट्रगल करता है, वो है असली स्ट्रगल। हमारे पास तो एटलीस्ट एक कहने को है कि भाई हमारे पिताजी ने या हमारे चाचा ने या बुआ ने या सबने इतना काम तो किया है कि हम्म। हमको चार लोग मिलने का समय दे सकते हैं, या एक बैकग्राउंड हो राइट। जाता है कि हाँ भाई फलाने की डॉटर है या फलाने की बहन है या फलाने की बेटी है, तो उनको एक मुलाकात का टाइम तो मिल सकता है। काम मिले ना मिले वो बात की बात है, वो फिर मेरे खुद के टैलेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन जरूर ये बात हम्म। तो है कि मेरे पास अधिकार नहीं है नेपो किड का किसी को इल्जाम लगाने का। लेकिन ये भी है कि मुझे कोई ऐसी प्रिविलेज नहीं मिली है नेपो किड होने की, मैं हम्म। कोई, मेरे पिताजी ही इज जस्ट अ राइटर डायरेक्टर, वो कोई प्रोड्यूसर की बेटी नहीं हूं, मैं किसी स्टार की बेटी नहीं हूं, मैं उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। और मेरे फादर ज्यादातर फिल्में लिखते थे और दिल्ली चले जाते थे, तो इट्स नॉट दैट हम लोग यहीं हम्म। रहते थे। और मेरे चाचा का तो अब लोगों को पता चला है कि वो मेरे चाचा हैं। तो उसका मैंने कभी कहीं कोई फ़ायदा नहीं उठाया, एक्चुअली। हाँ, तो कभी कोई फ़ायदा नहीं उठाया, कुछ कहीं ऐसा नहीं है कि उनके कारण मुझे लिया गया। लेकिन एक हम्म। ये ज़रूर होता है कि अच्छा वो आपके चाचा हैं तो आपकी एक्टिंग तो अच्छी होनी ही थी। ये एक ज़रूर मुझे हम्म। कॉम्प्लीमेंट मिलता है जिसमें मुझे बड़ा अच्छा फ़ील होता है कि भई मेरे चाचा को भी बड़ा अच्छा लगता है ये बात कि इतने अच्छे एक्टर हैं वो, और मेरे लिए अगर कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो बहुत अच्छा लगता है फिर। क्योंकि हम नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, बट स्टिल व्हाट आई फील कि आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे आपको कितना भी प्रिविलेज मिला हो, हमने कई सारे ऐसे एग्जांपल्स भी देखे हैं कि लोग लॉन्च हुए हैं बट एक या दो मूवी के बाद वो दिखे ही करेक्ट। नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द हुँ, स्टार किड्स। एंड अगर आप इस इंडस्ट्री में आपको सरवाइव करना है, जो कि इतनी कम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली आपको एक लॉन्च पैड मिल जाता है, दैट्स फॉर श्योर। आपको वो एक पुश मिल जाता है इनिशियली, बट देन अगेन फिर आपको ही आगे की जर्नी आपको खुद से ही करनी है। अगर आप बहुत क्लासिक एग्जांपल हम लोग लें, रणबीर हुँ, कपूर, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन द एब्सोल्युटली। कंट्री टुडे, हुँ, राइट? अगर आप ये कहें कि वो नेपोटिज्म के ही प्रोडक्ट हुँ। हैं, देन नहीं, दैट्स ये रॉन्ग, चीजें कहना दैट्स गलत हो बिल्कुल जाती है। रॉन्ग। और देखिए नेपोटिज़्म का जो हम्म। विवाद है या जो भी ये डिस्कशन निकलता है, मैं ये सोचती हूँ कि जैसे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या जो बिज़नेस में जो लोग होते हैं, वो भी तो अपने बेटों या एग्जैक्टली। अपनी बेटियों को एग्जैक्टली। ही अपनी सीट देते हैं। जो एक किराने की दुकान चलाता है, वो भी चाहता है कि उसका बेटा उसकी हम्म। गद्दी पे बैठे, उसके गल्ले पे बैठे। तो मुझे ये एब्सोल्युटली। नेपोटिज़्म की जो बात है, देखिए, बाकी बात ये आएगी कि वो दुकान लड़का चलाता कैसे है या बेटी चलाती कैसे है, वो उसके टैलेंट पे आएगी। वो एब्सोल्युटली। ग्राहक बढ़ा पाता है या ग्राहक कम कर लेता है, रिलेशन से लोगों के दिल जीतता है या हम्म। प्रोडक्ट्स बेच पाता है कि नहीं बेच पाता, वो उसके टैलेंट पे आएगा। लेकिन हर कोई चाहेगा, कल को मान लीजिए अगर मेरा छोटा सा ब्यूटी पार्लर भी होता, एक मिसाल के हम्म। तौर पे मैं आपको एक सिंपल सा, एक, मेरा कोई लेना देना नहीं इंडस्ट्री से, कुछ नहीं, मेरा एक ब्यूटी पार्लर है छोटा सा और मेरी एक बेटी है, तो मैं कल को चाहूंगी कि हाँ मेरी अब ये फील्ड है, मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और मेरी बेटी कुछ पढ़ रही है, कुछ और करना भी चाह रही है, तो ऐसा हम्म। नहीं है कि मैं उसको हम्म। कहूंगी कि तुम सब कुछ छोड़कर ये संभाल लो। लेकिन अगर वो मान लीजिए अगर वो इंटरेस्ट दिखाती कि मम्मी आपने एक अच्छा एस्टेब्लिश कर लिया है ब्यूटी पार्लर, क्या मैं संभालूं, तो मुझे क्या दिक्कत होगी अपनी बेटी को वो जिम्मेदारी देने में। राइट। ट्रस्ट फैक्टर है। और कुछ भी आपका खून होता है, बाद में वो उसको डुबो दे तो बात अलग है। तो ये तो हर जगह है। एब्सोल्युटली। नेपोटिज्म यहाँ पर क्यों, मैं तो कहती हूँ हर फील्ड में है, राजनीति में है, एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। इंडस्ट्रियल मतलब अपने बिजनेस इंडस्ट्रीज में है, हर जगह नेपोटिज्म है। हमारी फील्ड का सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारी फिल्म जनता के सामने है, इसके हाँ। दर्शक हैं, राइट। इसलिए क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है, हम दिख रहे हैं आप पूरी आपको, तरह से एक्सपोज्ड हम है। एक्सपोज, पूरी तरह से इस वजह एक्सपोज्ड से है। यहाँ हाँ। पर ये इतना आज ये मुद्दा उठा है। लेकिन अगर आप देखें तो मुझे तो ये लगता है कि नेपोटिज्म का नुकसान भी उतना ही है नेपो बच्चों को, क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत बड़ी की जाती हैं और उस पर वो जरा सा राइट। भी नहीं उतर पाते तो उन्हें आउट एंड आउट रिजेक्ट भी कर दिया जाता है। और यस। हमारे पास, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बहुत बड़े 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 एग्जाम्पल्स हैं
इतने बड़े-बड़े एग्जाम्पल्स हैं कि उन पर इतना बोझ था उनके पिता का या माता का, जिसको वो ज़रा-सा भी चूके, तो वो फिर उसको निभा नहीं पाए। जनता निभाने नहीं देती, मतलब जनता निभाने तो गलत शब्द होगा, हम्म, जनता रूठ जाती, क्योंकि बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है। मौका आपको मिल सकता है, बट व्हाट विल मेक यू स्टे इज योर टैलेंट एंड योर एग्जैक्टली। प्रोफेशनलिज्म। और वो अगर आप में है तो फिर बहुत अच्छी बात है। जो रणबीर में है, उनको मैं नेपो किड नहीं दूं। एब्सोल्युटली। पहली बात, उनको ऋषि कपूर जी ने लॉन्च नहीं किया, उनको राज कपूर जी ने लॉन्च नहीं किया। रणबीर को भंसाली जी ने लिया था, और वो हम्म। ब्लैक में असिस्टेंट थे, और कहीं ना कहीं एक राइट। स्पार्क दिखा होगा। ज्यादा से ज्यादा ये लग सकता है, ये मैं मान सकती हूँ कि संजय लीला भंसाली क्या वो असिस्टेंट किसी के कहने पे जरूर लग गए होंगे कि ये फलाने के पोते हैं या फलाने के बेटे हैं, तो असिस्टेंट लग जाइए। लेकिन मुझे लगता है असिस्टेंट होने पर भी उन्होंने उतनी ही डांटें खाई होंगी, उतनी ही मेहनत की होगी, जो हम्म। कि एक नॉर्मल दिल्ली से आया लड़का या कहीं से आया लड़का करता है। ये मैंने खुद सुनी है बात। ही वॉज अ वेरी राइट। हार्ड वर्किंग बॉय। और कुछ तो स्पार्क होगा उस इंसान में। आज हमारे सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आज हम उनको देखते हैं। मैंने तो उस दिन बोली थी ये बात कि हम लकी हैं कि हमारे सामने ऐसी पीढ़ी है जिसमें रणबीर कपूर है, जिसको आप कोई भी कैरेक्टर दीजिए उतनी खूबसूरती से निभाते हैं। तो उसमें ये कहना हर एक को एक ही तराजू में नहीं तौल सकता। हम्म। हम्म। एब्सोल्युटली गुरु जी। आपको 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री करेक्ट। में, मतलब टीवी प्लस मूवी 1994 में आपने स्टार्ट करी। 94 से राइट। 2000। आपने पूरा एक रेवोल्यूशन देखा है, इवोल्यूशन देखा है, दोनों ही मैं वर्ड यूज करूं तो, इवोल्यूशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ टीवी, ऑफ मूवीज, ऑफ द ओवरऑल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। वो एक जब शुरुआती दौर था जब टीवी का सीरियल्स आ रहे थे, ग्लोबलाइजेशन जस्ट ओपन हुआ था, लोगों के पास टीवी घर हम्म, में पहुंचने लगी थी, वहां से लेके आज आपके फोन पे आपके एक बटन के क्लिक पे ओटीटी का एक्सेस हम्म। है आपके पास। राइट। ये पूरा जर्नी आपने देखा है, तो कैसा महसूस कैसा करते हो, और डिफरेंसेस आपको कहाँ लग रहे हैं कि क्या था और अब क्या है? देखिए, पहले क्या था कि मैं तो यूमैटिक के दौर से हूँ, जब लो बैंड पर शूट हम्म। होता था। और मतलब अब तो एरी और रेड और क्या क्या कैमरेज और क्या क्या टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मैंने तो मैगजीन देखी है, और मैंने वो बड़े बड़े टेप्स होते थे जिसपे शूट होता था, टेप। हाँ, हाँ, हाँ। और वही कहा ना मैंने, लो बैंड यूमैटिक और वो सब मेरे सामने ये सारी टेक्नोलॉजी बढ़ी है और चेंज हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस चीज का मुझे टीवी को लेकर अफसोस ये होता है कि जो कंटेंट क्वालिटी थी तब की, और उसमें अभी बहुत फर्क आया। और उसका शायद एक रीजन ये भी है कि जैसे मैं हमेशा इस बात को मानती हूँ, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस भी बहुत हैं, क्योंकि तब टीवी हम्म। कुछ ही घरों के लिए था, कुछ ही घरों में अ, होता था, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक राइट। रीजंस। बट जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, जैसे जैसे मार्केट खुली, टीवी किस्तों पे आने लग गए, लोग टीवी हम्म। टीवी खरीदना लोगों के लिए आसान हो गया, तो हर घर में टीवी जैसे जैसे होने लगा, तो धीरे धीरे ऑडियंस का भी शिफ्ट हुआ। टीवी की जो ऑडियंस है वो बहुत बदल गई। तो ये बहुत हुआ, तो राइट। इस वजह से शायद कंटेंट भी बदला। और जो एक टाइम पर सिर्फ बहुत ही लिटरेचर प्रधान था टेलीविजन, और बहुत गोल्डन पीरियड था एक्चुअली वो टीवी का, तो बहुत ही अच्छे, बहुत प्यारे प्यारे प्रोग्राम्स बनते थे। मैं दर्शक के तौर पर भी जब देखती थी, बहुत कुछ सीखने को मिलता था, कितनी चीजें हमने देखी सीखी, एंटरटेनमेंट भी हुआ। लेकिन अब धीरे 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 टीवी ऐसा हो गया कि मुझे तो याद भी नहीं आता मैंने आखिरी बार टीवी कब देखा था। मैंने तो अपना शो सिया के राइट। राम भी बीच में मम्मी का फोन आ जाता था, तुम्हारा सीन आ रहा है लगा लो, तो हम्म। देख लेती थी। तो मुझे याद नहीं आता कि मैंने टीवी कब देखा। टीवी छूट गया हमारा देखना। और जब जब से स्पेशली ये ओटीटी और फोन और आईपैड एक उंगली के मतलब उस पर एक्सेस पे आपके पास दुनिया भर का कंटेंट है, तो इतनी हम्म। चॉइस हो गई, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस। तो राइट। इस वजह से हम लोगों के पास बहुत अच्छा कंटेंट भी है देखने के लिए, और खराब भी है। अब वो आपके टेस्ट पर डिपेंड अपने करता है, अपने हाँ चॉइस पे क्या है। देखते हैं आप क्या नहीं। लेकिन मैंने इस बीच में जो जर्नी में अपनी सबसे ज्यादा चीज देखी कि हमें एज एन एक्टर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस जरूर बता सकती हूँ कि एज एन एक्टर, राइट। एज अ पर्सन who has been part of this industry since 30 years and from a very young age. See,
It's not that I was 30 years old 30 years ago and राइट, I'm 60 now. राइट, No, I was 15 years old. राइट, I was also a youngster that time. So, and so I'm 45 now. So the journey has been, I have also matured with this journey. It's not कि मैं भी mature होकर ही आई थी. मैंने भी इस एब्सोल्युटली, जर्नी में मैंने भी मैच्योरिटी अपनी भी महसूस की है. शायद जो 10 साल पहले मुझे चीजें अच्छी लगती थी अब ना अच्छी लगे, क्योंकि मैंने भी वक्त के साथ इवॉल्व हुई हूँ. मैंने भी बहुत चीजें सीखी, कुछ अपनी गलतियां जानी, कुछ सोचा कि ये गलत है या ये सही है. बहुत आपकी करत की विद्या है. एज एन एक्टर आप बहुत इतने लोगों के साथ काम करते हैं, इतने नए नए टैलेंट के साथ काम करते हैं, तो आप भी बहुत कुछ सीखते हैं. तो मैंने भी इस जर्नी में ये बहुत सीखा, और ये जरूर सीखा कि आपको समय के साथ बदलते रहना बहुत जरूरी है. दैट इज द ओनली वे टू बी रेलिवेंट. और मैं कभी भी, राइट, जैसे मैं कभी भी हमेशा ये कहती हूँ कि अगर मैं ये बोलूँ अरे नहीं नहीं, मैंने तो 94 में एक वो शो किया था जिससे मैं हिट होकर आई थी, आप उसी का क्लिपिंग देख लो, ऐसे नहीं होता है. समय के साथ बदलना है आपको. आज के डायरेक्टर्स मुझसे छोटी एज के हैं, 28 25 साल के डायरेक्टर्स हैं, और वो कुछ अगर अपना एक विजन चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं, और मैं बोलूँ नहीं नहीं मैं तो ऐसी एक्टिंग करूंगी, नहीं नहीं, आई हैव टू बी ओपन, आई हैव टू बी फ्लेक्सिबल, आई हैव टू बी लाइक अ क्लीन कैनवस, क्लीन स्लेट, जिसपे द या, डायरेक्टर और द राइटर कैन राइट द कैरेक्टर थिंकिंग कि हाँ ये इसको कर लेंगी, ये एक बैगेज के साथ नहीं आ रही हूँ. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है हमें एज एन एक्टर समझना, ढलना. एक्टर को हमेशा या, कच्ची मिट्टी रहना जी, चाहिए. जिस दिन हम पक गए उस दिन तोड़ दिए जाएंगे, वो मोल्ड तोड़ दिया जाए, वो टूट जाएगा. तो हमें एवरी डे शुड बी अ लर्निंग डे. एवरी डे शुड बी कि नो, माय डायरेक्टर एंड writers, I should respect them, not because I've been in the industry for 30 years, I should not take anything for granted. Everything should be a new day. Every day should be a new day for all the actors, young, old, new, पुराने, कुछ नहीं. एक्टर के लिए बड़ा जरूरी है. वी शुड ऑलवेज बी ऑन आवर टोज. और मुझे लगता है राइट, वो फ्रेशनेस जो है, कई कई आपने देखा होगा, कई एक्टर्स को देख के ऐसा लगता है बासी हो गए, बासीपन आ गया है. सिर्फ एक्टर्स में ही नहीं, डायरेक्टर्स का काम देख के आप, कई लोग इररिलेवेंट क्यों हो गए? क्योंकि आपको होता है आप उस टाइम रट से निकल नहीं पा रहे हैं, आप वहीं फंसे हुए हैं, है ना? तो हाँ, तो एब्सोल्युटली. हमें समय के साथ, मैं ये नहीं कहती हूँ आप अपनी अपनी चॉइसेस पे या अपने प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज कीजिए, लेकिन आपको थोड़ा वक्त के साथ बदलते रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर वक्त आपको बदल दे. आपने जो बात बोली अभी, जो इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर है जैसे आप हैं, और अभी यंग इतने डायरेक्टर्स आ रहे हैं, प्रोड्यूसर्स आ रहे हैं, जिनका अपना अपने ऑब्वियसली विजन है कि मुझे ये चाहिए. कहीं कहीं मैं बहुत एक जेन्युइन हार्ट से पूछ रहा हूँ कि जो सीनियर एक्टर्स हैं, मतलब सिर्फ लीड एक्टर नहीं, मैं नॉर्मल पूरे मतलब जो लोग इतने टाइम से 60 साल 50 साल 60 साल से काम करते आ रहे हैं, अभी अगर उनको कोई अगर यंग डायरेक्टर बोलता है कि आपको इस पर्टिकुलर सीन के लिए आपको ऑडिशन देना होगा, आपको भी हम टेस्ट करेंगे कि आप फिट बैठ रहे हैं, कि क्या कहीं पे किसी एक्टर के मन में वो ईगो आता है, यार मेरे से ये सवाल क्यों कोई कर सकता है कि मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ, एंड आता व्हाई है, शुड आई गिव ऑडिशन, और आता है. और मुझे व्हाई लगता है शुड यू टेस्ट मी. बहुत से मुझे भी, मैंने भी कई लोगों का ये बात सुनी है कि नहीं हम ऑडिशन नहीं देंगे, ऑडिशन मांगते हैं. हम्म, मुझे मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, ये जरूर डिपेंड करता है कौन मांग रहा है ऑडिशन, ये बहुत राइट, जरूरी है. मतलब कोई भी उठकर ऐसे नहीं होता. और देखिए, कोई भी, हर कोई मांगता भी नहीं. आई बी वेरी ऑनेस्ट. मुझे, ओके, हाँ, मुझे अगर कई कई बहुत इक्का दुक्का ही होते हैं जो स्पेसिफिकली कहते हैं कि हमको, मैम हम ये देखना चाहते हैं, आपका डायरेक्टर वुड लाइक टू सी. तो वो मुझे पूछते हैं कि आप टेस्ट में कंफर्टेबल हैं, तो मैं पूछ लेती हूँ उनसे कौन डायरेक्टर है, वो सारा मुझे जानकारी दे देते हैं. और तब मुझे ये फील होता है कि ये जो कैरेक्टर है ये सच में बहुत डिफरेंट है. और वो जो डायरेक्टर है वो, ठीक है, उन्होंने मेरा काम देखा हो ना ना देखा हो, वो बात दीगर है. सिंपल सी बात है, क्या मैं ये कर पाऊंगी? ये मेरे लिए भी एक टेस्ट है. एज एन एक्टर मुझे राइट, ऐसा होता है कि ठीक है, एब्सोल्युटली. मेरी एक इमेज थी सीरियस रोल्स करने की, बहुत ही खड़ूस रोल करने की, और आज मैं एकदम कॉमेडी ट्रैक पे हूँ. तो अगर मुझे डायरेक्टर या वो देखना चाहते हैं कि मैं इस कैरेक्टर को किस तरह थोड़ा सा अलग कर रही हूँ क्या, तो मेरे लिए भी वो एक टेस्ट हो जाता है. एंड दैट इज व्हाट आई एम राइट, सेइंग, वी हैव टू लर्न एवरी डे. दैट कीप्स मी ऑन माय टोज. एंड
मैं पहले भी ये बात मैंने सिद्धार्थ करन के भी इंटरव्यू में एक बात बोली थी और अभी भी मैं ये बात बोलूंगी कि जब भी मैं कोई ऑडिशन करके भेजती हूँ 99.9% ऐसा होता है कि मुझे तुरंत सामने से फोन आ जाता है कि मैम वी वुड लाइक टू मीट यू। द डायरेक्टर यूजुअली कॉल्स और तुरंत मुझे प्रोडक्शन हाउस से फोन आ जाता है। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन माई मनी। मतलब जो नेगोशिएशंस है ना वो सारे मेरे फेवर में हो जाए, क्योंकि शायद डायरेक्टर को, चैनल को या प्रोड्यूसर को या जो भी, मतलब जो माध्यम जो भी हो, उनको वो दिख जाता है कि हाँ यही तो हमें चाहिए, यही हमने इमेजिन किया था, यही किरदार हमने सोचा था और उस पर ये खरी उतर रही है हर तरह से। तो इसमें दोनों तरफ का प्लस प्लस है, इसमें किसका नुकसान हुआ? किसी का नहीं। एग्जैक्टली। और मैं भी अपने टोज पे आ गई कि आपको मेरा टेस्ट अच्छा लगा, अब आपको मेरे पैसे भी अच्छे लगने चाहिए, तो फिर मैं उस पर नेगोशिएशन पावर आ जाती है मेरे पास। तो मुझे यही होता है कि, और जब मैं सच बता रही हूँ आपको, मेरे पास जब टेस्ट करके कोई फिल्म आती है तो मेरा कॉन्फिडेंस अगर यहाँ होता है तो यहाँ पहुंच जाता है कि मुझे सुर मिल गया है। कि मतलब मैंने जो सुर लगाया था उनकी कैरेक्टर ब्रीफिंग में और टेस्ट में, ये वही सुर उनको चाहिए। तो मेरा सुर कहीं ना कहीं ठीक ठाक बैठा है और बाकी की तारे हम डायरेक्टर सेट कर देंगे, जो भी 19-20 होगा। तो दैट इज हाउ यू लर्न, दैट इज हाउ। देखिए, ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है। एग्जैक्टली। आप फिर से ये लाइन रिपीट करेंगे एक बार? हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि ठहरा हुआ पानी सड़ने लगता है। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, ऑल ऑफ अस, not only actors, I'm talking about writer, director, music director, everybody, हम अगर ठहर गए ना एक जगह तो हम सड़ने लगेंगे। मैं मानसिक तौर की पे बात कर रही हूँ। एग्जैक्टली। बहुत जरूरी कि फ्लो बना रहे, कि नदी की तरह बहते रहना बहुत जरूरी। तो उसमें क्या है, पानी हमेशा स्वच्छ और निर्मल और तरल रहेगा। वो ठहरा हुआ पानी वो गाढ़ा हो जाता है, उसमें फफूंद लग जाती है, उसमें कीड़े पैदा होने लगते हैं, बदबू आती है फिर उससे ना। तो वो हम सबको अपने जीवन में लागू कर लेना चाहिए। तो जब आपको कोई रोल मिलता है, जब आप किसी रोल को करने जाते हैं ऑडिशन, मैं पूछ रहा हूँ जब आप फाइनल हो गए उस रोल के लिए, तो क्या कहीं दिमाग में एक विजुअलाइजेशन आता है कि इस रोल को मैं इस हिसाब से करूंगी, ये इम्प्रोवाइजेशन रहेगा? इम्प्रोवाइजेशन कहना गलत होगा क्योंकि वो तो ऑन द स्पॉट जब आप कोई सीन कर रहे हो उस टाइम हो जाता है, बट क्या दिमाग में आप पहले से एक प्रिपरेशन चलती है? वो कहते हैं ना विजुअलाइजेशन, आप मेंटली बिफोर हाँ जी, that is आप जब खेलने जा रहे होते हैं। बिल्कुल, that is my job as an actor, राइट। that is my job। आप मान लीजिए आप वकील हैं या मान या लीजिए आप डॉक्टर हैं, ठीक है, और आपका कल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, तो आपको एक लॉयर के तौर पे रात को बैठ के स्टडी करना पड़ेगा कि यार मैं इसको ऐसे प्रेजेंट करूंगा, ऐसे यहाँ पर ये एक अच्छा तरीका बन रहा है, यहाँ का अच्छा तर्क बन रहा है। तो आप प्रेपरेशन के साथ जाएंगे ना। तो एक्टर क्यों नहीं जाएगा प्रेपरेशन के साथ? मेरा काम यही है कि मुझे स्क्रिप्ट दी गई है, मुझे कैरेक्टर समझाया गया है, डायरेक्टर ने हमारे साथ रीडिंग की है, तो जब मैं सेट पर जाऊं तो मैं अपनी तरफ से 100% प्रिपेयर्ड हूं। दैट इज माय होमवर्क। तो ये ही तो मेरा एज एन एक्टर काम है। मैं सेट पर जाऊं और हाँ क्या है स्क्रिप्ट, हाँ क्या डायलॉग है, और ये ऐसे नहीं। ये मेरी आर्ट के प्रति ईमानदारी नहीं है। देन आई एम टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। आई डोंट टेक एनीथिंग फॉर ग्रांटेड। मैं पर्सनली जैसे अपना अगर एनेक्डोट शेयर करूं तो जैसे जब भी मेरा कोई पॉडकास्ट होता है, फॉर एग्जांपल आज का ही मेरा, सो एटलीस्ट 45 मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट जब मेरा रिकॉर्डिंग होने वाला होता है, आई प्रेफर नॉट टू टॉक टू एनीवन। मैं छोड़ देता हूँ कि मैं अपने जोन में चला जाता हूँ, बिकॉज मेंटली मैं पूरा एक मेरे दिमाग में एक रन हो चुका होता है कि ये डिस्कशन ऐसे जाएगा, ऐसे चलेगा। इट्स नॉट कि मैं कोई शीट पे देख के आपसे पूछूंगा, वैसा नहीं रहता। इट्स ऑल देयर इन द माइंड। गैदरिंग योर थॉट्स, यू आर गैदरिंग द फ्लो, एवरीथिंग। तो अगर मेरी कल शूट है और मैं आज एक नए शहर पहुंची हूँ तो मेरा हमेशा होता है कि एक तो मैं जल्दी पहुंच जाऊं। मान लीजिए मेरी शूटिंग पटियाला में या मिसाल के तौर पे चहल में, अभी हम लोग कोई ऐसे जहां पर मुझे होता है कि मेरे से वो नहीं हूं, मैं मल्टीटास्कर नहीं हूं। और मैं वो ऐसे कई लोग होते हैं, मेरे को बड़ा एनवी होता है उन लोगों से। और मुझे होता है कि मैं वहां एक दिन पहले पहुंचकर आई सेटल माई सेल्फ, देन
आफ्टर गेटिंग मतलब अपना खाना वाना से सब निपट के फिर मैं अपना स्क्रिप्ट लेके फिर से मैं पूरा पढ़ के और कल के जो सीन्स हैं मैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स को पहले ही बोल देती हूँ मुझे कल का स्केड्यूल और मेरे साइड्स भेजिए और फिर वो एक बार पढ़ के कि हाँ ये मेरा सीन है ये मेरा स्केड है अब इसके हिसाब से चल आई डू माई रीडिंग आई रिहर्स समटाइम्स कई बार खुद से ही रिहर्स कर लेती हूँ या आई जस्ट डू माई लाइन्स एंड देन आई एम सेट ऑन नेक्स्ट डे द डायरेक्टर इज मोस्टली टचवुड इम्प्रेस्ड और एज एन एक्टर राइट ये हमारा कर्तव्य है कि हमें हमारी लाइंस पूरी याद होनी चाहिए और एक बार अगर आपने लाइंस को अपने कंठस्थ कर लिया फिर आप उसको फिर आप खेल सकते हैं राइट फिर आप उसमें कहीं एग्जैक्टली से भी कोई भी एडिशन या माइनस सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं लाइंस एक बार आपको याद होनी चाहिए वरना आधी से ज्यादा आपके एक्सप्रेशन इसमें खोए रहते हैं कि मेरी अगली लाइन क्या है हम अभी थोड़ी देर पहले जस्ट बात कर रहे थे ओटीटी प्लेटफॉर्म मतलब जो एवोल्यूशन ओवरऑल हुआ है बट कहीं ना कहीं मतलब जो मुझे फील होता है शायद आप लोग को भी वैसा ही लगता होगा कि ओटीटी के वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ी हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस मैं बैकएंड में जो लोग काम करते हैं जो फ्रंट में जो हमें स्क्रीन पे दिखता है इट्स जस्ट आई थिंक नॉट मोर देन 10-15%। एक मूवी एक सीरीज बनने में पीछे कई 100 लोगों का मेहनत होता है जो कैमरे के पीछे होते हैं तो ओटीटी के आने की वजह से क्योंकि इतने सारे अब वेब सीरीज आ रहे हैं इतनी तरह की कंटेंट आ रही है तो लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आ गई एंड और जो कैमरे के सामने भी है कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको शायद पहले टीवी पे या मूवीज में काम नहीं मिल रहा था अब वो भर भर के ओटीटी वाले कंटेंट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये तो शायद बेनिफिट भी हुआ है एक बहुत हाँ बड़ा कि बिल्कुल लोगों को और आप देखिए अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एक अभी आपने शायद देखा होगा कोटा फैक्ट्री करके एक सीरीज नहीं आती है देखी नहीं लेकिन आई नो नेटफ्लिक्स ऑफ इट इस तरह के और भी कई सारे पंचायत इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स टीवीएफ के जितने आते हैं सीरीज ये आप देखो ये इस तरह के अगर सीरीज अगर ओटीटी नहीं होते तो हमारे तक कभी पहुंचते ही नहीं बिल्कुल राइट और एज एन ऑडियंस भी बोल रहा हूँ एज एन ऑडियंस भी अगर मैं आई एम 90s किड ग्रोन अप इन 90s शाहरुख सलमान की मूवीज देख देख के हम बड़े हुए हैं हमारे लिए भी एज एन ऑडियंस हम वही रोमांस हीरो हीरोइन मार धाड़ फिर लास्ट में दोनों मिलके एक वन ट्रैक सोच हमारा भी बनता करेक्ट गया था जब जैसे जैसे अब ये रिफ्रेशिंग कंटेंट आ रहे लोगों का भी वो दिमाग एवोल्यू अरे यार ये चीज भी है और ये एक्टर अच्छा है अब सिर्फ हमारे लिए सलमान मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेट लेजेंड्स हम अब इतने जो एक्टर्स हैं उनको भी हम लुक फॉरवर्ड करते हैं यार इनका कंटेंट आए इनकी मूवीज आए इनकी सीरीज आए हम वो भी देखें तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस आया ओटीटी के आने की वजह से एंड इंटरनेट हैज ऑब्वियसली अ बिग रोल टू प्ले सो तारा तारा से लेके अभी तक तो तारा में जो आपने रोल किया था देन योर मूवी रोल्स एंड ऑल दिस थिंग्स तो तारा हुआ कैसे आपके लिए व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड आपको तारा एक्चुअली आपके पास कोई आया बहुत कैसे बड़ी ऐसी स्टोरी नहीं है एज आई सेड माय फादर इज फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या एंड उन्होंने बहुत फिल्में लिखी हैं और उनके बहुत से दोस्त हैं इंडस्ट्री में और राजा बुंदेला जी मेरे पापा के जूनियर हैं और चाचा बोलती हूँ मैं उनको तो वो दिल्ली आए हुए थे उस दौरान और उनको ऑब्वियसली वही कि मैं किसकी बेटी हूँ और मैं टाई से हूँ थिएटर एंड एजुकेशन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तो उनको पता थी ये चीज़ कि मैं टाई से थिएटर भी कर रही हूँ और मैं उस एज ग्रुप की भी हूँ जो तारा की बेटी का ट्रैक लाने वाले थे तब उन्होंने जिक्र किया था कि वहाँ ऐसे ऐसे कास्टिंग हो रही है तो मैं बग्गू का नाम मतलब मेरा घर का जो नाम है बोले मैं वहाँ पे दूंगा क्योंकि बहुत अच्छा रोल है और ये बहुत अच्छा करेगी और यही हुआ उन्होंने यहाँ आके रमन जी को बताया रमन जी ने बात की और उन्होंने कहा आप कुछ दिन आप बॉम्बे आ सकते हो क्या और मेरी छुट्टियां चल रही थी प्री बोर्ड्स की तो मैंने और मम्मी ने सोचा मतलब हफ्ते भर की बात होगी करके वापस आ जाएंगे तो 20 फरवरी को 94 को हम लोग सुबह पहुंचे राजधानी से 20 फरवरी को जगदीश माली के स्टूडियो में मेरा ऑडिशन था मैं लास्ट थी ऑडिशन पे पहुंचने वाली उसके बाद खत्म हो गए ओके थे सारे ऑडिशन उन्होंने एक पेज का डायलॉग दिया मैंने देखा पढ़ा मैंने कहा I'm रेडी तो बोले अरे याद हो गए मैंने कहा हाँ तो मुझे बड़ा ऑड लगा मैंने कहा इसमें क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है याद करने में तो वो हुआ और वह 21 को सिलेक्शन हो गया मेरा 22 से 23 से शूट स्टार्ट हो गई उसके बाद 2024 आ गया
वाह! मतलब मतलब हाँ, मेरे लिए पूरा कहते हैं ना एक जंप आया, सीधे जंप कट आया लाइफ में। तो कभी लगता है कि 30 साल की जर्नी है या 3 दिन की जर्नी है कि नहीं, इतनी जल्दी मुझे तो गुज़र ऐसा गया? लगता है पलक झपकी मैंने और सब समा वो कहते हैं ना नज़ारा बदल गया पूरा। एनएसडी की अगर हम बात करें, एनएसडी से जो निकलते हैं, जो भी एक्टर्स, उनमें क्या ख़ासियत होती है कि उनके अंदर ये अगर उनका एक एक्टिंग देखें तो पता चल जाता है कि ये एनएसडी से आया हुआ है। वो क्या मतलब क्या सिखाते हैं, ऐसे क्या करवाते हैं कि ये आपका देखिए, एक तो मतलब पहली ऐसा बात सिलेक्शन प्रोसेस। हुँ, कितने लाखों लोग अप्लाई करते हैं एनएसडी के लिए और उसमें सिलेक्शन होता है हुँ, हुँ, बेस्ट ऑफ बेस्ट का। और एब्सोल्यूटली, उसके बाद 3 साल आप पे मेहनत की जाती है। आपको एक-एक चीज़ सिखाई जाती है। आपको नुआंसेस सिखाए जाते हैं। दुनिया भर से हुँ, डायरेक्टर्स आते हैं आप पर काम करने के लिए। कॉस्ट्यूम की वर्कशॉप्स होती हैं, मेकअप वर्कशॉप होती है। मेरे फादर के टाइम तो जापान से डायरेक्टर्स और वो आए थे जो वर्कशॉप्स लेते थे कि नो और काबुकी थिएटर पे। मुझे लगता है आज की पीढ़ी ने नाम भी नहीं सुने होंगे काबुकी थिएटर और नो थिएटर के। तो ये वहां से आप इतनी स्वीडन से आते हैं, रशिया से आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं वहां सिखाने, क्लासेस लेने। तो जब आप इतने वास्ट दुनिया को आप ओपन हो जाते हो, कहते हैं ना वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। हुँ, तो जब हुँ, आपको बेस्ट आकर आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसमें आप कितने भी नालायक हो, कुछ ना कुछ तो रब ऑफ होगा ना आप पर। कुछ ना कुछ तो राइट, आप सीखेंगे और ज्यादातर उसमें अच्छे ही होते हैं जिनका एडमिशन हो जाता है। हुँ, हुँ, तो उसमें कुछ हीरे की तरह चमक जाते हैं, पॉलिश हो जाते हैं। और यहाँ पर आकर आप कभी भी किसी ट्रेन्ड एक्टर का आप एक सीन में खड़ा कर दीजिए उस व्यक्ति को, आपको तुरंत फील हो जाएगा कि यार ये गजब का एक्टर है। डायलॉग भी मत दीजिए, वो आदमी अपनी प्रेजेंस से राइट, फील करा देगा। छोटे छोटे रोल्स से वो फील करा देंगे कि वो अलग हैं, वो ट्रेन्ड एक्टर्स। दे डोंट बिलीव इन बीएस, दे मीन बिजनेस। राइट, तो वो हाँ उन्होंने ट्रेनिंग ली है एक्टर बनने की प्रॉपर, जैसे कोई डॉक्टर एमबीबीएस या एमडी करता है, या जैसे कोई लॉयर एलएलबी करता है, जैसे कोई हुँ, हुँ, इंजीनियर हुँ, पढ़ाई करता है। वो पढ़ाई करके आए हैं यहाँ पर। उन्होंने क्रैश कोर्स नहीं किया है हफ्ते भर का किसी भी एवं जिनको खुद एक्टिंग नहीं आती उनसे नहीं। वहां प्रोफेशनली एक स्टूडेंट पे 3 से 4 करोड़ रुपया सरकार लगाती है 3 साल के कोर्स में। वाह! सोचिए आपको वहां कॉस्ट्यूम, मेकअप, लिटरेचर, हुँ, म्यूजिक, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन, हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। ऑल दी एस्पेक्ट्स फर्स्ट 2 इयर्स तो आई थिंक सारी ट्रेनिंग दी जाती है फर्स्ट ईयर में। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं आप कि मुझे ओके, डायरेक्शन चूज करना है या एक्टिंग चूज करनी है क्या। कोई कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल डिसाइडेड आते हैं कि मुझे एक्टर ही बनना हुँ, हुँ। है, और कुछ लोग चेंज करते हैं। तो जब आप एनएसडी में थे, तो आपके सीनियर या जूनियर या आपके साथ में कौन-कौन से ऐसे लेजेंडरी लोग थे जिनको देख के शायद आप मतलब जिनके साथ-साथ आप भी मैं बड़े हुए, देखिए मैं आपका भी एनएसडी से नहीं हूँ, मैं एनएसडी टाई से हूँ। और हाँ, मैं एनएसडी टाई टाई से से? हूँ और टाई में हम हाँ, हम बहुत मतलब वहाँ बच्चों मैं हुँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 89। तो हम जब 8-9 साल के थे राइट। तभी हमारा एडमिशन हो गया था और हमारा बैच जो चला था 93 तक। हमारा फर्स्ट हुँ, हुँ, बैच है, हुँ। टाई हमसे स्टार्ट हुई हमारे बैच से। ओके। तो वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ टाई, बट बीइंग a daughter of a person who has been so active in हुँ, theater, हुँ, my father, I have seen so many people perform। और मैंने उनके परफॉर्मेंसेस देखे हैं, उनकी रिहर्सल प्रोसेस देखा है, चाहे उत्तरा जी हो, चाहे मनोहर भाई हो, चाहे वो सुरेखा जी हो, चाहे सीमा बिस्वास आंटी हो, चाहे आदिल भाई हो, चाहे अनूप सोनी हो, चाहे राजेश तेलंग जी हो, हरीश खन्ना हो। इतने मैंने लोगों का परफॉर्मेंसेस लाइव रिहर्स और वो देखा है कि जिसे कहते हैं ना आत्मा तृप्त हो जाती। तो वो कहीं न कहीं सबकॉन्शियस में आप उन सबको परफ़ॉर्म करते देख रहे होते हो और आपका माइंड जब कच्ची वही मैंने कहा ना कच्ची मिट्टी, तो आप बहुत सी या चीज़ें अब्ज़ॉर्ब करते हैं। अच्छा इन्होंने ये सीन ऐसे किया, अच्छा इन्होंने ये ऐसे किया, मुझे भी ऐसे करना चाहिए। कहीं किसी से आपने ए लिया, किसी यस। से बी लिया, किसी से सी हुँ, लिया। हुँ, हुँ। इतना सीखने को मिलता है। तो आप हर एक से कुछ ना कुछ सीखते हैं और कहीं न कहीं आपको वो
कॉन्शियसली नहीं पता होता, राइट, सबकॉन्शियस माइंड में वो रिकॉर्ड हो रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आई थिंक ये हर फील्ड में ही है। जैसे मैं भी पॉडकास्टिंग में, तो मैंने भी अभी शुरू किया, 1 डेढ़ साल पहले ही शुरू किया है। तो मेरे से यंग पॉडकास्टर्स जो कि बहुत इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स हैं, मेरे बाहर के पॉडकास्टर्स जिनको मैं देखता हूँ, उनका वो कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे गेस्ट से वो एक होता है ना बात को मैनूवर हाँ, करना, बिल्कुल, फ्लो बन कि ताकि वो गेस्ट फ्लो बना रहे, एक इंटरेस्टिंग एक वो स्ट्रक्चर बना रहे, तो वो मैं भी अब सीखता हूँ। तो आपके आई अगर थिंक वही मैं तो अपनी बात कर अगर रहा आपके वही 4 क्वेश्चंस होंगे जो हर कोई पूछता है, हूँ। क्या एब्सोल्युटली, इंटरेस्ट है उसमें? मैं आपको एब्सोल्युटली। वही 4 राइट। रटे हुए जवाब दे दूँगी। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ, आप हुँ, अगर हुँ। उसमें कुछ ऐसी चीज़ इंटरेस्टिंग पूछें या कुछ ऐसी चीज़ जिसमें जिसमें मुझे लगे कि अरे! इस पर तो कभी चर्चा नहीं हुई। तो हो सकता है हाँ, वो 10 मिनट का इंटरव्यू 1 घंटे का हो जाए, वो बाद में आपको एडिट करना पड़े। एग्ज़ैक्टली, लेकिन एज़ एन इंटरव्यूअर वो अपने आप में एक ब्यूटी होती है। तभी देखिए इंटरव्यू लेना भी एग्ज़ैक्टली। एक कला है। इतने बड़े-बड़े धुरंधर लोग हुए हैं जो इंटरव्यू एब्सोल्युटली। लेते हैं और उनसे कई बार लोग ऐसी-ऐसी बातें शेयर कर लेते हैं जो हुँ, हुँ। बाद में मतलब ऐसा होता है कि इन्होंने कभी पहले बोली नहीं थी। वो भी एक कला है। या तो आपको भी अपनी कला पे काम करते रहना एब्सोल्युटली। पड़ेगा। तो आप वो कहते हैं ना छुरी शार्प तभी रहती है ना, आपको रोज़ उसको धार देनी पड़ेगी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। जैसे आप कह रहे हैं कि छुरी को हर दिन धार देनी पड़ती है, एज़ एन एक्टर भी आपको हर दिन ही ग्रो करना पड़ रहा है, हर दिन ही, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी है, एक रोल के लिए मल्टीपल लोग भी हैं। तो जब ये एक डेली प्रोसेस बनता रहता है, कहीं न कहीं जाके ये आपकी मेंटल हेल्थ में भी इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि इतना ये कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, इतना, और बॉम्बे जैसे जगह पे रहना, उस इंडस्ट्री में रहना, वो अपने आप में एक मेंटल हेल्थ पे एक कहीं न कहीं टोल तो लेता हुँ, ही होगा, एज़ एन बिल्कुल। एक्टर भी आप लोगों के। तो मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा-सा गुरशा जी हमें बताइए कि मतलब कभी आपको ऐसा लगा कि यार बर्नआउट फ़ील कर रहा हूँ, अब नहीं करना, हो गया, कुछ ब्रेक चाहिए मुझे? हुँ, या फिर कभी-कभी होता है कि एक ही तरह के कंटेंट, जैसे आप पहले बता रहे थे कि पहले आप थोड़ा सीरियस रोल करते थे, अब आप थोड़ा-सा कॉमेडी की तरफ शिफ्ट होते हैं। क्या होता है कि लोगों का एक परसेप्शन बन जाता है कि गुरशा तो यही रोल करेगी, या सो एंड सो एक्टर यही रोल हुँ, करेगा, उसको यही मैं देता हूँ। कोई आपके साथ मतलब बैठ के आपके साथ वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहता कि हुँ, इसका अलग साइड क्या आ टाइपकास्ट कर सकता देते है। तो कभी-कभी इस चीज़ को लेके सोचते हैं आप कि यार मुझे और भी कुछ चीज़ें करनी है, या फिर हो हैं। गया, थोड़ा-सा ब्रेक लूँ? लकीली उसके लिए मैं एक ये कहूँगी इसमें मेरे पे ईश्वर की कृपा रही है कि मेरे पास लगातार अपनी पसंद का काम रहा है। हुँ, आई हैव ऑलवेज़ बीन इन अ सिचुएशन वेयर आई कुड चूज़ कि मुझे ये करना है कि नहीं करना। वो एक शायद शुरू में ही जो मुझे काम हुँ, मिला तारा, उसने ही मुझे एक एस्टैब्लिश कर दिया। तो एक राइट। आप जब एक एस्टैब्लिश फेस हो जाते हैं तो आपके जीवन में थोड़ा कष्ट कम हो जाता है। और एज़ आई सेड कि चाकू एक धार रोज़ देनी पड़ेगी। और दूसरी हुँ, चीज़ हुँ, ये है कि टीवी मुझे ऐसा लगता है मैंने अभी 6-7 साल से टीवी नहीं किया है। तो मैं एग्ज़ॉस्ट नहीं हुई। टीवी आपको ओके। फिज़िकली बहुत एग्ज़ॉस्ट कर देता है। क्यों? आप 14-14, 15-15 घंटे शूट कर रहे हैं। यहाँ से नायगाँव 1-2 घंटा जाना, 2 घंटा आना, 4 घंटे की जर्नी, हुँ, 12 से 14 घंटे की शूट, 16 से 17 घंटे जब आप एक वाओ! दिन में काम कर रहे हैं, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिज़िकल हेल्थ तो गई ना बिल्कुल। इट विल फ्लाई आउट ऑफ द विंडो। क्योंकि टीवी अब वो कंटेंट बेस्ड नहीं है, वो है हुँ, हुँ, क्वांटिटी। मुझे इतनी फुटेज चाहिए ही चाहिए, मुझे 1.5 एपिसोड दिन का निकालना ही निकालना है इस एक्टर के साथ में, मुझे इनके साथ 30 मिनट आज शूट करना ही करना है। सब पे प्रेशर बहुत है, काम खत्म करना है, कैसा काम हो रहा है उस पर उतना नहीं ध्यान है। ओके। तो ये जो टीवी सीरीज़ होते हैं, टिपिकली हम्म, जो अ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट जो टीवी सीरीज़ आते हैं, हम देखते हैं कि वो चलते जा रहे हैं सालों-साल, 20 साल, 25 साल, हफ्ते में 5 दिन, 6 दिन हम्म, वो आते जा रहे हैं। तो ये जो एक्टर्स हैं, क्योंकि वो हर दिन ही हर एपिसोड में दिख हाँ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जब अगर एक एक सीरीज़ अगर हफ्ते में 5 दिन या 6 दिन आ रहा है और वही लोग दिख रहे हैं, तो वो जितने एक्टर हैं उनको भी हर दिन ही आके शूट करना बिल्कुल पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए वो क्या और है, वो देखिए वो उनकी चॉइस भी है। क्योंकि मान लीजिए मैंने वो सीरियल तब साइन किया था हुँ, कि 6 महीने का काम है या साल भर का काम है, तो हुँ, खत्म हो जाएगा, आपके 20 दिन चाहिए। मैंने कर लिया। करने के हुँ, बाद मुझे भी नहीं पता था कि वो 10 साल तक चलता चला जाएगा। अच्छा, उसमें होता क्या है, 20 दिन जब आप देते हैं किसी शो को, 20 से 25 दिन, आपके पास कुछ और करने का टाइम ही नहीं हो सकता। राइट। ना फ़िल्म कर सकते हैं, ना वेब कर सकते हैं।
और ये वो सीरियल हैं तब से शुरू हुए हैं जो तब तो वेब आया भी नहीं था, या और आपके चेहरे पर चल रहा है वो शो। और एक पॉइंट के बाद आपको एक सिक्योर जिंदगी की भी आदत हो गई। मेरे लिए वो 9 to 5 जॉब है, और वो एक सरकारी नौकरी की तरह है कि इतने वक्त पे मैं आ जाऊंगी, इतने वक्त पे मैं जाऊंगी, इतने वक्त पे मेरी तनख्वाह आ जाएगी, और ये जब खत्म हो जाएगा तो ये मेरी पेंशन की तरह काम करेगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फिर एक्टर भी बाहर एक्सप्लोर करने से डरता है, क्योंकि उसको होता है, पहली बात तो उसके पास समय नहीं होता, और दूसरी बात उसको ये होता है कि यार ये मेरी अच्छी खासी एक सेफ सी दुनिया है, बीवी बच्चे हैं, चलाना है, ईएमआईज देनी है, तो मैं क्यों डिस्टर्ब करूं, व्हाई टू राइट, रॉक द बोट। तो ये कारण होते हैं जिसके एब्सोल्युटली। लिए कुछ लोग चाहते हुए भी नहीं निकल पा रहे हैं। कई मेरे दोस्त हैं, कई ऐसे मेरे जानने वाले हैं जिनका जो बहुत अच्छे अच्छे हिट शोज कर रहे हैं, और जो सिर्फ ये कहते हैं कि जब ये शो खत्म होगा मैं कोई टीवी नहीं करूंगा। बट जब आप 2 साल, 4 साल, 5 साल एक टीवी सीरीज के साथ जुड़े, आप फेस हैं उसके, आपको लोग उसी में देख रहे हैं, हम्म। राइट? तो क्या ये मुश्किल नहीं होता है कि किसी और रोल में ऑडियंस को भी आपको हाँ, एक्सेप्ट वो करना? हो जाता है, वो टाइपकास्ट हो जाते हैं आप, फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और क्या है वो आप एक घिसा हुआ चेहरा हो जाते हैं आप। अरे यार इनको बहुत देखा है, इनको नहीं नहीं, इनकी बहुत स्ट्रांग इमेज है उसी रोल की ना, ये कुछ और भी करेंगे तो भी वैसे ही लगेंगे। बनाने वाले भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, राइट। और आप खुद भी इतने ओवर एक्सपोज हो गए कि लोगों को लगता है कि यार इससे तो अच्छा मैं किसी न्यू कमर को ले लूं, कम नोन फेस को ले लूं, जिसमें अभी भी कुछ बाकी है। उनको ऐसा लगता है इसका सब कुछ खर्च हो चुका है, राइट। तो किसी और को लेना चाहते हैं जिसने कम खर्चा किया है, जिसमें उनको अभी लगता है अभी कुछ है इसके अंदर बाकी है। इसीलिए एज एन एक्टर हमें अपने आप को कम खर्चा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा खर्चते ओके। रहें, थोड़ा थोड़ा खर्चते रहें, ताकि लंबा काम कर सके। एक टीवी एक्टर जब मूवी या ओटीटी पे अपना शिफ्ट करने की सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कमर्शियल भी एक एंगल होता है कि मैं शायद मूवीज में ज्यादा कमा पाऊं, नहीं, शायद मैं। ना बिल्कुल नहीं। टीवी एक्टर कभी ये नहीं भी, रहता। एक तो ये टीवी एक्टर, वेब एक्टर, फिल्म एक्टर, ये बहुत गंदे हाँ। वर्ड्स हैं। एक्टर इज एन राइट। एक्टर। हम बोलते हैं एक्टर कि इज एन एड का एक्टर। एक्टर है ये, क्या पुरी साहब ओमपुरी टीवी हम्म। एक्टर थे? उन्होंने तो टीवी कितना किया, टीवी। नहीं, नसीर साहब टीवी एक्टर है, पंकज कपूर टीवी एक्टर है, इरफान टीवी एक्टर है। सबने कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे टीवी किया है, और टीवी ने सबको रोजी रोटी दी, घर दिया, एग्जैक्टली। सर्वाइवल या दिया। और ये भी कहना बिल्कुल गलत है, ये मान्यता बिल्कुल गलत है कि टीवी एक्टर फिल्मों में इसलिए आना चाहते हैं कि ज्यादा पैसे कमा ना। फिल्में कभी ज्यादा पैसा नहीं देंगी आपको टीवी से। जिसको पैसा कमाना है वो टीवी ही करेगा, टीवी में इतना पैसा है, फिल्मों में पैसा नहीं है। फिल्मों में कितना जो पैसा है सबसे बड़ी टीवी में? चीज है वो है इज्जत, लार्जर ऑडियंस, लार्जर ऑडियंस। फेम। आपका छोटे से छोटा रोल हो लेकिन अच्छी फिल्म हो और वो फिल्म हम्म। नोटिस हो जाए, तो आप शाइन करते हैं। आपका काम इतने लोगों तक पहुंचता है जो टीवी के थ्रू नहीं हो पाता। तो ये कारण है, टीवी में तो बहुत पैसा है। कितना पैसा, मतलब एक अगर कोई हिट शो है, उसके जो लीड एक्टर या एक्ट्रेस होते हैं, उनको टिपिकली, मतलब उनका पर डे के हिसाब से उनको मिलता है या नहीं नहीं, पर पर डे एपिसोड के के हिसाब हिसाब से से मिलता है, मिलता वो है, तो? और अगर आपका शो अच्छा करता है तो बहुत पैसे मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। फिगर्स में हम्म। नहीं जाना चाहूंगी, लेकिन बहुत बहुत पैसा है ओके। टीवी में, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका शो हिट है और आप अच्छा कर रहे हैं तो हम्म। बहुत पैसा है टीवी में। मैंने तो अपना सब कुछ टीवी से बना है। मैंने तो ओके। अपना जीवन में मेरा जो कुछ भी है वो टीवी से। फिल्मों में, और फिल्मों में मेरा आना ऐसा नहीं था कि मेरी ये कोई जानबूझ की कोई मेरी वो थी कि अब मैं फिल्म नहीं, वो तो मुझे आ गई, मैंने कर लिया, और एक के बाद फिर एक मिलती चली गई कि मुझसे टीवी छूट ही इट गया। जस्ट हैपेंड। इट जस्ट हैपेंड। मुझे कॉल आई करणजीत कौर के लिए, जी5 लॉन्च हो रहा था उस वेब सीरीज से। मैं तो करना ही नहीं चाह रही थी, मैं तो मिलने से भी मना कर रही थी कि सनी लियोनी की लाइफ मैंने है, सुना हाँ था आपका। हमारे कितने देखिए ब्लॉक्स होते हैं। या या। बट व्हेन आई मेट देम, आई फाउंड आउट कि अरे बहुत अच्छे लोग हैं ये तो, कोई ऐसी बात नहीं है।
वो मैंने की और उसके बाद फिर मुझे उजड़ा चमन आ गई, उसके बाद आँख में चोली आ गई, आँख में चोली के बाद मर्डर मुबारक, फिर अब तो मुझे याद भी नहीं है इतनी, मतलब एक के बाद एक फ़िल्म और वेब सीरीज़ शुरू ही हो गई। तो एक बात ज़रूर है कि मुझे आप टीवी अगर अभी करने को कहेंगे तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि टीवी बहुत समय माँगता है। टीवी करने का इस वक़्त मेरे लिए मतलब होगा कि मैं फिर भूल जाऊँ, मैं ओटीटी को भी भूल जाऊँ, मैं फ़िल्म को भी भूल या जाऊँ। टीवी का सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ टाइम। तो वो उसके लिए आपको पे भी करता है। और आप का पैसों के एक्सपीरियंस। लिए काम करना चाह रहे हैं या आप अपने क्रिएटिव सैटिस्फैक्शन के लिए काम करना चाह रहे हैं। देखिए फ़िल्मों मैं तो आपको ऑनेस्टली बोलूँ, मुझे ओटीटी से भी अच्छी फ़िल्में लगती हैं। पता नहीं क्यों? मैं अभी तक ओके। मैंने जितना भी अभी तक काम कर रही हूँ मैं पिछले 4 साल हाँ। से, मुझे ओटीटी से भी अच्छी फ़िल्म्स लगती हैं। पता नहीं फ़िल्म की शायद रिकॉल वैल्यू, आई डोंट नो व्हाट, पता नहीं, शायद हुँ। मैं गलत भी हो सकती हूँ। बट फ़िल्म का एक जो आनंद होता है वो कुछ अलग ही होता है। मेबी आप बेटर बता सके, बट कहीं मतलब ये भी होता है ना कि आपने एक रोल किया, वो एक आपका पार्ट रहेगा, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट बट वन, दैट नेक्स्ट हैपेंस इन चैलेंज ओटीटी आपके आल्सो। सामने आ जाता है। हाँ, ओटीटी पे दैट भी है, हैपेंस इन ओटीटी बट आल्सो। वो ड्यूरेशन थोड़ा लार्जर होता है हाँ, कि वो लगातार एपिसोड्स आ रहे हैं। पता नहीं, मतलब उसमें तो चलिए सीज़न्स हैं, बट राइट। आई डोंट नो, प्रोबेबली द पेस इज़ स्लोअर इन फ़िल्म्स। हुँ। और ओटीटी भी आजकल टीवी का थोड़ा-सा सुधरा हुआ वर्ज़न है। या ओटीटी भी बहुत प्रेशर में काम कर रहा है इस वक़्त, क्योंकि अ, जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, जो बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो 25 तक हुँ। कोई नया कुछ बना नहीं रहे हैं। और पिछले सवा 1 साल से इंडस्ट्री भी बहुत ही बुरे दौर से गुज़र रही है, फ़िल्में वर्क नहीं कर रही, लोग थिएटर में नहीं आ रहे और एक आधी फ़िल्में हैं, बहुत आप गिन गिन सकते हैं उँगलियों पे कि रिलीज़ कितनी हुई है, उसमें से चली कितनी। हुँ। बहुत उसकी एब्सोल्यूटली। वज़ह से टीवी फ़िल्म इंडस्ट्री भी बहुत, मतलब ओवरऑल एवरी इंडस्ट्री, मतलब बी इट टीवी, बी इट ओटीटी, और एवरी हुँ। एवरी द होल इंडस्ट्री इज़ सफरिंग। इट्स गोइंग थ्रू अ वेरी बैड फेज़। करणजीत कौर का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब जब आपने मैंने आपकी कुछ स्टोरीज़ भी उसमें सुनी है कि वो आप जब आपको ऑफ़र हुई थी, आपको शायद लगा कि ये मुझे किस टाइप का रोल ऑफ़र कर रहे हैं। हुँ, देन आपने फाइनली जब आपको पता चला कि हाँ, ये मतलब उनके लाइफ़ के ऊपर बन रही है, सनी लियोनी के लाइफ़ के ऊपर बन रही है एंड यू आर सपोज्ड टू प्ले द मदर ऑफ सनी हुँ। लियोनी। तो मेरे 2 सवाल हैं। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका स्टार्ट का? एंड हाउ वाज़ इट, मतलब होता है ना, मैं बहुत ही अपने प्योर हार्ट से बोल रहा हूँ। लोगों के मन में एक किसी के बारे में परसेप्शन हुँ, बन जाती है कि इसने ये किया है तो ये ये ऐसी वैसा होगी। ही कुछ करेगी या बिल्कुल। करेगा, हुँ, राइट? देन जब आपने वो काम किया हुँ। उनके साथ, सनी लियोनी के साथ, तो हाउ डिड यू फाइंड हर एज़ अ पर्सन? देखिए, एक तो क्या है ना कि मैंने इमीडिएटली टीवी के बाद ओटीटी, हुँ, 2017 की बात है, तब ओटीटी अपने यहाँ उस तरह से छाया हुआ नहीं था। आज राइट। बच्चे-बच्चे को पता है ओटीटी क्या है, तब इस तरह का नहीं था। ज़ी5 मैंने आपको बताया हमारे इस शो से लॉन्च हुआ था। हाँ, हाँ। तो आई थिंक शायद सिर्फ़ नेटफ्लिक्स था तब, अमेज़न भी आया नहीं था। यस, अ, इतना इंडिया में भी नेटफ्लिक्स हिट नहीं हाँ, था उस टाइम पे। बहुत ही चुनिंदा उसके मतलब दर्शक हाँ। थे, बहुत ही नीश एकदम ही। और मैं टीवी से आ रही थी, तो टीवी की हमारी ना हुँ, बहुत ही महदूद सी दुनिया होती है, बहुत ही लिमिटेड हमारा वर्ल्ड होता है, क्योंकि हमें बाहर इंटरैक्ट करने का समय नहीं मिल पाता है कुछ भी। और आपके परसेप्शंस बड़े वो होते हैं कि भैया या सनी लियोनी है तो गलत ही होगा। हुँ, आई एम आल्सो रॉन्ग, मतलब मैं भी जजमेंटल हो रही थी। या तो व्हेन दे कॉल्ड मी, तो फर्स्ट आई थॉट व्हाई मी? मैं तो फ़िल्म में या ओटीटी क्या है, पहले वो ही नहीं पता है, वो तो ख़ैर पता ही नहीं था किसी को भी। तो मुझे था कि मुझे क्यों कर रहे हैं? और कैसी सी ग्रेड सी फ़िल्म होगी ये, गंदी सी, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? हाँ, या और एब्सोल्यूटली। पता नहीं उनकी मदर का कैसा कैरेक्टर होगा? क्या पता उन्होंने ही उकसाया हो ऐसे करने के लिए, पता है, ऐसे कचरा हुँ। चल रहा था दिमाग में, डर, फ़ियर फ़ियर, आपके प्री नोशंस जब जज करते हैं। और जब मैं जाकर फाइनली उनको मिली, मैंने पूरी कहानी सुनी और फिर जब मैंने किया, जब उसका सीज़न 2 हुआ, सीज़न 3 हुआ, जब मैंने काम किया इन लोगों के साथ में, जब मैंने कहा दिस हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ माय लाइफ, जिसके लिए मैं इतना अंदर से डर रही थी, इतना घबराई हुई। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे अभी तक का, जैसे मैंने कहा ना, द बेस्ट एक्सपीरियंस। हुँ।
इतना प्यारे हमारे डायरेक्टर आदित्य दत्त, उतने ही प्यारे हमारे राइटर करण शर्मा, उतने ही प्यारी सनी, उतने ही प्यारे मेरे जो हस्बैंड बने विजय भाई, और इतनी हम्म अच्छी कास्ट, इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे प्रोड्यूसर हमारे नम्हा फिल्म्स। और मतलब फिर आपको ऐसा होता है यार, आप कौन सी दुनिया में क्या सोच रहे होते हो, और एकदम ही आपको इतने अच्छे लोग मिलते हैं। मतलब हम अपनी लाइफ खुद ही इतनी टफ बना लेते हैं, वो राइट कुएं के मेढक बन के। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस, उसी ने तो फिर मुझे हिम्मत दी कि नहीं नहीं, मुझे अब ओटीटी ही करना है, मुझे अब वेब ही करना है। क्योंकि 60-70 दिन हम लोग साउथ अफ्रीका में थे, वहां हम लोगों ने शूट किया। हम्म सेकंड सीजन में मैं मेरे बेटे को भी ले गई साथ में, मेरी सिस्टर भी गई साथ में। तो इतनी फ्रीडम, मतलब मैं भी सीरियल से बाहर निकली, जहाँ 20-25 दिन यूज होते थे, यहाँ आपने 2 या 3 महीने दिए, आपका प्रोजेक्ट खत्म, पैसा भी एडवांस, ट्रांचेस होते हैं कि 10% साइनिंग, ये पूरा। मैंने कहा "अरे, हम्म यहाँ तो एडवांस मिलता है"। नाइस मैंने नहीं सोचा था ओटीटी, फिल्मों का मालूम था, लेकिन ओटीटी पे मिलेगा ये नहीं हम्म सोचा था मैंने। कि हम तो वो क्या 60 डेज 40 डेज के यूज टू हैं, टेलीकास्ट के 30 डेज, या मुझे पता भी नहीं अब कितना डेज का होता है। तो मैंने कहा ये तो दुनिया ही अलग है। तो मेरे लिए भी बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस था, बहुत ही रिफ्रेशिंग। और ओटीटी और फिल्म्स बिल्कुल वैसे हैं जब आप अपने रोमांस फेज में होते हो, यूर एट योर बेस्ट, राइट खुशबू लगा के, नहा धो के, अच्छे कपड़े पहन के निकले जाते हैं, डेट पे जाते हैं, अच्छी अच्छी फिल्में देखते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं। और जहां ऐसा लगता है कि अब थोड़ी सी बोरियत हो रही है, तब तक आप यूर ऑन टू योर नेक्स्ट रिलेशनशिप, यूर ऑन टू डेटिंग समबडी एल्स। इट्स लाइक ए डेटिंग ऐप। राइट और फिल्म जो है ना, वो एब्सोल्युटली शादी है। वो आप में से जब तक कोई ये खत्म नहीं हो जाता, वो चलती रहती है। हम्म सीरियल वैसी, एग्जैक्टली टीवी वो है। तो उसके लिए आपको जो है सर पे कफन बांध के आना होता है कि भैया, या तो आप खत्म हो जाएंगे, या जब तक ये शो नहीं खत्म होता, आप दोनों को एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा। तो क्या मैं उस तरह के कमिटमेंट के कर लिए अभी रेडी हूँ? नहीं। हाँ मैं अपनी ये कोर्टशिप बहुत एंजॉय कर रही हूँ, रोमांटिक फेज बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लंबी शादी निभाई, 25 साल निभाई मैंने। राइट एब्सोल्युटली हाँ, तो मुझे अब एब्सोल्युटली ये मौका मिल रहा है, तो क्यों नहीं। तो सनी लियोनी के साथ काम करना मतलब आपने एज अ पर्सन उनको कितना जाना मतलब क्या लगा आपको उनके बहुत बारे में प्यारी, हाउ इज शी एज बहुत अ ही पर्सन अच्छी, और हमारे जितने भी प्री कंसीव नोशंस होते हैं उन सब से बिल्कुल परे। और हम्म जो मदर का कैरेक्टर था, वो बाद में मुझे समझ में आया कि कितना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, और मदर हम्म पेरेंट्स पे सनी की लाइफ चॉइसेस की वजह से क्या बीती, बड़ी ईमानदारी के साथ दिखाया उसने। उसमें कोई झूठ नहीं बोला गया, कुछ नहीं बोला गया। हम्म उनकी मदर अल्कोहलिक हो गई थी, गम में चली गई थी, एंड हाउ शी डाइड, एंड व्हाट ऑल द पेरेंट्स वेंट थ्रू बिकॉज ऑफ हर लाइफ चॉइसेस। बहुत ईमानदारी से दिखाया उसने, एंड हाउ इम्पोर्टेंट दिस कैरेक्टर वाज टू हर। मतलब आप अगर आप सेकंड सीजन देखेंगे करणजीत कौर का, तो आपको होगा कि ये मदर और डॉटर रिलेशनशिप पर ही है पूरा सीजन, पूरा सीजन। मतलब एज एन एक्टर आई फील कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मुझे इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के लिए चुना गया, इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर उन्होंने मुझे दिया करने के लिए। ये अब आपको रियलाइज होता है जब आप उस चीज की राइट वैल्यू समझते हैं धीरे धीरे, कि एब्सोल्युटली अच्छा अच्छा अच्छा, ये अरे बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी, क्योंकि मैं बाकी लोगों को तरसते देख रही हूँ, बाकी लोगों को स्ट्रगल करते देख रही हूँ, और मैं कह रही हूँ नहीं नहीं, मुझे तो नहीं मिलना। कई बार इग्नोरेंस इज ब्लिस। एब्सोल्युटली कभी आप डरते हैं वो अनएक्सप्लोर्ड से लोग एग्जैक्टली, डरते हैं लेकिन जब उसी में सबसे ज्यादा कभी मजा है कभी आपका निडर होना ही काम आता है। और मेरा कई राइट बार जो है ना, इग्नोरेंस और मेरी एक डर ना होना किसी चीज को लेके, वो मेरे हम्म हमेशा जीवन में काम आया, कि डरना नहीं। मैं कभी भी मुझे कैमरा पसंद नहीं है था हम्म अगर मैं कहूँ तो मुझे वीडियो मेरा कोई वीडियो बनाए तब जैसे दोस्त हम्म वोस्त आपस में या फैमिली फंक्शन में ही अगर शादी में भी वो वीडियो आया तो मैं हट जाता हम्म था राइट कैमरा आया तो मैं हट जाता हूँ आई नेवर लाइक इट जब मैंने डिसाइड किया मुझे पॉडकास्ट करना है द डे मेरी उस दिन मेरी वाइफ ने बोला कि डू यू रियलाइज तुमको कैमरा के सामने होना है हम्म
मेरे तब दिल में आया कि शायद जब आप कोई चीज़ दिल से वो कर लेते हो ना कि मुझे करना है, फिर आप अपने फ़ियर को भी हाँ, क्रॉस कर जाते हो। बिल्कुल। फ़ियर या फिर जो भी इन्हिबिशंस होती हैं, आप उसको क्रॉस कर लेते हो, आप उस पे विजय वो प्राप्त बहुत कर अच्छी लेते हो टैगलाइन, कि ये मुझे डर के करना है। आगे जीत। जिसने भी वी आर नॉट प्रोमोटिंग एनी ब्रांड बट हाँ, हाँ, नो, बट दैट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. yeah, absolutely, It is absolutely. actually. That's why it resonated with Yeah, so many people. That's why the राइट, campaign became राइट। a hit. थोड़ा आपकी फ़िल्मों के बारे में बात करते हैं। आप रिसेंटली जो मैंने आपकी तेरी बातों में हुँ. उलझा जिया भी देखा था। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत एक थोड़ा-सा फ्यूचरिस्टिक हाँ, 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 मूवी बहुत करने अच्छा. का और कॉमेडी प्लस हाँ, फ्यूचरिस्टिक। कॉमेडी और इतने अच्छे लोग, इतनी अच्छी कास्ट, गाने इतने अच्छे, कृति, या शाहिद, धर्मपा जी, डिम्पल मैम. इनफैक्ट मैडॉक के साथ मैं 3 फ़िल्में जैसे कर रही हूँ, हुँ, हुँ, तो हुँ। मैंने जो दूसरी फ़िल्म की, उसके लिए मैं थोड़ा-सा वो हो रही थी कि मैडॉक के साथ यहाँ प्रोडक्शन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम्स हुई थी हमारी, बिकॉज़ ऑफ लॉट ऑफ रीज़न्स. आई डोंट वांट टू गेट इंटो दैट. बट या, आई वाज़ अ लिटिल मेरे एप्रीहेंशंस थे कि मैं दूसरी फ़िल्म करूँ कि नहीं करूँ मैडॉक के साथ में. तो डिम्पल मैम वाज़ द वन हू सेड कि "ग्रूषा, प्लीज़ यू मस्ट वर्क विद होमी एंड आप प्लीज़ मेरे कहने से आप ये फ़िल्म ज़रूर करना, मर्डर मुबारक, और आपको फिर यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स हमें हुई हैं, क्या वो हम सब रीज़न्स कुछ और हैं, लेकिन मैडॉक और जिस तरह से जो ओरिजिनली मैडॉक जैसे काम हुँ, करता है और होमी के साथ और आपको मज़ा आएगा, आप करके देखो, ये मैं आपको बोल रही हूँ।" फिर मुझे जब मिली दिल्ली में, मैंने कहा मैम देखिए, मैंने कर लिया। फिर बोली तो अभी आपको डिफरेंस पता है? मैंने कहा हाँ मैम, मुझे फ़ील हो रहा है। सच अ स्वीट लेडी. और राइट। मैडॉक के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अभी उनके साथ मैं भी एक और फ़िल्म कर रही हूँ, और फिर आप जानने लग जाते हैं ना सबको। तीसरी फ़िल्म है मेरी उनके या, साथ में, फिर अभी मैं फैंटम की फ़िल्म कर रही हूँ। तो अभी बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, बहुत अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, और ज़्यादातर वो रोल्स मिल रहे हैं कि उसमें मैं ही बैठती हूँ फिट। हुँ, ये नहीं है कि वो नहीं है तो इनको ले लो, ये नहीं है तो उनको ले लो। जो डायरेक्टर्स हैं वो बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और दे वांट टू वर्क विद गुड एक्टर्स. दे हैव कास्ट मी. राइट, और कहीं न कहीं वो मैंने आपको बोला ना कि मतलब आई फिट द बिल कंप्लीटली. दैट्स व्हाई आई एम या, डूइंग दैट. नॉट बिकॉज़ ये इतने बजट में ये वाली हाँ। इंस्पेक्टर साहब हमको मिल रहे हैं, वो वाला केस नहीं. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो मेंटली आप एक अभी एक बहुत ही हैप्पी स्टेट में हैं, जो जिस तरह का आप काम कर रहे हैं, जिस तरह के आपको रोल्स चैलेंजेस मिल रहे हैं, तो आप अभी एक मेंटली बहुत एक हाँ, हैप्पी स्टेज मेंटली में हैं? मतलब एकदम ही ऐसा सैटिस्फाइड स्टेज में तो कोई भी नहीं होता. हाँ, लेकिन हाँ, वो आई तो एक ऐसे ऑनगोइंग जर्नी। आई आई विल बी देयर. ओके। वो वाली होती है ना कि हाँ, मैं करेक्ट ट्रैक पे. हुँ, हुँ। जैसे अभी मुझे तो एटलीस्ट आपको अपने हाफ लव जर्नी हाफ जर्नी अरेंज से के लिए खुशी मुझे है। आईडब्ल्यूएम का अवार्ड मिला जब हाँ, बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए. तो मैंने जब किया था तो ये सोच के नहीं किया था कि मुझे अवार्ड मिलेगा. वो मिला, इट्स अ बाय प्रोडक्ट. बट मैंने नहीं सोचा था कि मुझे मिलेगा, और मुझे बेस्ट एक्ट्रेस इन अ कॉमिक रोल के लिए मिला. ये देखिए आप. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये कि डिजिटल स्पेस में भी मेरी एक हुँ, जगह बनी, लोगों को मेरा काम पसंद आया, मेरे लिए वोट किया और मुझे राइट। वो अवार्ड मिला. तो मुझे ऐसा बस फील होता है कि हाँ, सही ट्रैक पे हूँ, लोगों का अप्रिसिएशन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है. आगे जाने को तो अभी बहुत लंबा रास्ता है. तो ये तसल्ली रहती है कि ठीक चल रही है. ऑपोज़िट जो मतलब अगर आप सिर्फ़ मैं फ़िल्मों की बात करूँ, एंटरटेनमेंट की बात करूँ, तो लोगों का ये होता है कि यहाँ पे मतलब बस ग्लैमर है, ये है, वो है। बट जहाँ तक पर्सनली अगर मैं सोचता हूँ किसी भी क्राफ़्ट को करने के लिए, एंड आर्ट एक बहुत ही बड़ा क्राफ़्ट है, राइट? मतलब एक आर्टिस्ट आपको कैमरा के सामने प्रेज़ेंट करना, अलग-अलग तरह के रोल्स करना, आपके इमोशन से, आपकी आँखों से, आपके एक्सप्रेशन से ऑडियंस का दिल जीतना। एक बहुत स्पिरिचुअल काम भी है। स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस आपको अपना वो क्राफ्ट पूरा करने के लिए अंदर से भी आपको शायद कहीं न कहीं स्पिरिचुअल होना भी अपने क्राफ्ट के मैं स्पिरिचुअलिटी ये नहीं कह रहा है कि आपको अगरबत्ती नहीं बस. दिखानी है, वो नहीं कह रहा। बट ऐज़ मतलब आपकी आप आर यू स्पिरिचुअल? यस, आपकी ऑफ कोर्स. कुछ मतलब मेडिटेशन वगैरह आप कुछ नहीं, कर ऐसा मैं कुछ आपका वो है मेडिटेशन रूटीन? मेरे लिए मेरा काम अच्छे से करना इज़ द बेस्ट मेडिटेशन. राइट, The day I have done wonderful scenes, my director is happy. He has come and hugged me and he has told me, "Grusha, awesome." मतलब एक-एक बंदा ने वहाँ पे जो रिएक्शन से आपको पता चल जाता है. That is like meditation for me. Doing my best ओके, is my meditation. मैं वो बाकी मुझसे मेडिटेशन नहीं हो पाती है.
कि मैं आँख बंद करके ध्यान लगाऊँ, वो नहीं हो पाता मुझसे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए मेरा अच्छा काम करना ही, प्रिपेयर करना ही और अच्छा परफ़ॉर्म करना मेरे लिए मेडिटेशन है। को चाहे मैं पकोड़े भी बना रही होती तो वो अच्छे बनाती। मैं मतलब मेरे लिए वो मेडिटेशन। दैट हैज़ टू बी दैट इज़ माय गोल कि अगर मैं पान भी लगाऊँ तो सबसे अच्छा लगाऊँ, कि 4 दुकानदार मेरे ही दुकान से पान खाएँ। पकोड़े भी बनाऊँ तो सबसे अच्छे बनाऊँ। तो मतलब समोसे भी बनाऊँ तो सबसे अच्छे बनाऊँ। ये दैट इज़ व्हाट गोज़ बिहाइंड यू नो योर राइट। काम, आपके क्राफ्ट के पीछे। और अपने काम के प्रति आप जितने ईमानदार होंगे ना, आई थिंक दैट रेजोनेट्स, दैट कम्स अक्रॉस। वो स्क्रीन के थ्रू मुझे लगता है पता चलता है। और ऑडियंस एग्जैक्टली। इतनी समझदार है, इतनी इवॉल्व्ड है और इतनी शार्प है, वो पकड़ लेती है कि कौन टाइम पास कर रहा है और कौन सच में दिल से परफॉर्मेंस दे रहा है। एब्सोल्युटली। तो मुझे जिस तरह की इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जिस तरह का मुझे प्यार देते हैं लोग या काम के प्रति, मैं वहां असली रिश्ते ढूंढने नहीं जा रही हूँ जिंदगी में। ये मुझे इतनी सेंस राइट। है कि मैं क्या वर्चुअल रखूं और क्या जाती तौर पे उसको अपने या लाइफ में इनकॉर्पोरेट करूं। तो अगर मेरा काम वहां अप्रिशिएट कर रहे हैं और दुआएं दे रहे हैं, जो मिलते हैं लोग। अभी दिल्ली में थी, बंगाली मार्केट गई थी, तो जो मिले लोग, जिन्होंने फोटो खिंचाई, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा, और ये इतने वो वाले लोग हैं जो मुझे बहुत बरसों से प्यार दे रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। और तो मुझे लगता है इससे बड़ी शायद मेरे काम ने कहीं ना कहीं उनको टच किया और राइट। उनके दिलों में जगह बनाई। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन। अदर देन एक्टिंग, गुरुशा कपूर को किस चीज़ से सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है? मतलब खुशी एंड प्लस जब आप थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं, अपने आप को मतलब शांत करना चाहते हैं, तो कौन मतलब जैसे कुछ लोगों के लिए होती है, जैसे मेरे लिए अगर मुझे बिल्कुल ही चाहिए कि सब चीज़ से हट के मैं अपना कुछ करूँ, हम्म, मैं कुकिंग करता हूँ। मेरा एक शौक है हम्म, कुकिंग। देन कभी होता है कि कुछ भी नहीं करूँ, बस बैठ के हम्म। टीवी देखूँ, कुछ हाँ, करूँ, वही दैट गिव मेरा मेरा मतलब एक अपने आप को एक रिफ्रेश करने मेरा के भी लिए। होता है। एक प्रोजेक्ट जब मैं खत्म करके आती हूँ, आउटडोर से लौटती हूँ, हुँ, मुझे कुछ नहीं करना। मुझे हफ्ता हफ्ता हो जाता है घर की लिफ्ट तक गए, हुँ, मैं कुछ नहीं करती। वा मैं आई आलसी कह लीजिए आई आप, थिंक एक या कुछ भी बहुत कह लीजिए, मुझे कुछ नहीं करना होता। मैं सोशली मतलब मैं एक्टिव नहीं हूँ। और हुँ, हुँ, ना मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, ना मेरी कोई ऐसी ग्रुप है जहां पर हम बाहर जाते हैं, घूमते फिरते, हुँ, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं वाह! अपने बेटे या हस्बैंड के साथ या मदर के साथ में हम लोग लंच पे, वो भी तो बस मेरे लिए वो है। कभी-कभी मैक्सिमम मुझे कुछ नहीं ऐसा लगता करना। मैं अपना अपना आईपैड लेके कोई अच्छी सी वेब हाँ, सीरीज ढूंढ लेती हूँ, या अच्छी सी फिल्में ढूंढ लेती हूँ, या पापा जो सजेस्ट करते हैं वो देखने लग जाती हूँ, हस्बैंड जो बताते हैं वो देखने लग जाती हूँ, और मेरा दिन निकल जाता है। तो रिसेंटली आप क्या देख रहे हैं अभी? अभी मैं देख रही हूँ, अभी मैंने एप्पल टीवी पे एक बहुत अच्छी सीरीज डिस्कवर की है, प्रिज्यूम्ड इनोसेंट, या जेक जिलेनहॉल की। मुझे बहुत अच्छी लग रही है वो। अभी मैं भी शुरू मतलब मैंने थोड़ा-सा उसका टीज़र देखा था, बहुत मुझे अच्छी देखना है है और वो। मैं वेट कर रही हूँ, क्योंकि वेडनेसडे को उसका एपिसोड रिलीज करते हैं। या तो मैं अभी तक 3 एपिसोड देख चुकी हूँ, अभी मैं उसके 4th एपिसोड की वेट कर रही हूँ। और कई बार ऐसा भी और होता है कि यू वांट टू रीविजिट समथिंग। हुँ, तो आई स्टार्टेड लास्ट ईयर, आई स्टार्टेड वाचिंग गेम ऑफ थ्रोन्स अगेन। लास्ट ईयर फिर से आपने शुरू किया। फिर से पूरे 8 के 8 सीजन देखे मैंने, और मैं बिंज करती हूँ। आज के डेट में इंटरनेट पे इतने ज्ञान देने वाले हो गए हैं ना, मतलब आप बस अपना फ़ोन इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पे जाइए, आपको भर-भर के ज्ञान मिल हम्म, जाएगा, ठीक है? जिसकी शायद आपको ज़रूरत भी नहीं है। मतलब और मोस्ट ऑफ द ज्ञान मतलब आपको ये मिलेगा कि अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो अपनी ज़िंदगी के साथ आप बहुत खराब कर रहे हैं, आप ज़िंदगी में नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, अगर अपने खाली टाइम में आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दिस दैट। बट पर्सनली आई बिलीव कभी-कभी कुछ नहीं करना इज़ द बेस्ट थेरेपी दैट यू हम्म। कैन हैव। सिर्फ बैठ के कुछ भी मत करो, किसी से भी बात मत कुछ करो। ना करना गिव द आप टाइम में टू योरसेल्फ। मेडिटेशन। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। गुरु जी आप इतने मतलब इतने फ़िल्मों में काम करती हैं ऑब्वियसली उसमें लीड एक्टर्स वगैरह लीड एक्ट्रेस फीमेल एक्टर, मेल एक्टर जो भी उनके साथ आपका ऑब्वियसली कनेक्शन बनता ही है। तो अभी जैसे रिसेंटली आपने तेरी बातों में उलझा जिया किया। तो क्या उनके साथ कनेक्शन रहता है या फिर ये जो लीड एक्टर्स मैं किसी को जनरलाइज़ नहीं करता हूँ बट क्या जो लीड एक्टर्स होते हैं उनका ईगो ट्रिप थोड़ा अलग रहता है नहीं कि नहीं यार नहीं, मैं बस ऐसा अपने दो आपको एग्जांपल्स देती हूँ।
इसका। पहली बात तो हम्म, मेरा किसी से कनेक्शन नहीं बनता पोस्ट वर्क। उसका ओके। रीजन ये है कि इंडस्ट्री में हर कोई इतना व्यस्त और इतने अपने अपने स्ट्रगल्स में इतना बिजी है कि हम्म। किसी के पास टाइम नहीं है दोस्तियां करने का और निभाने का। और दूसरी चीज ये, मैं तो जिनके साथ मैंने 2-2 4-4 3-3 साल काम किया उनके साथ दोस्ती नहीं हम्म। है। तो इनके साथ तो मैंने 2 ही महीने काम किया है। तो मैं उनसे क्या, मैं दोस्ती नहीं हूँ। और दूसरी चीज, मैं ये काम पे जा रही हूँ, मैं दोस्ती करने थोड़ी जा रही हूँ। मैं राइट। काम करने जा रही हूँ। एब्सोल्युटली। वहां पर आप एक कॉर्डियल, आपका सबके साथ में एक जो एटिकेट्स होते हैं, एक मैनर्स जो होते हैं, आपके सबके साथ आपकी दुआ सलाम होती है अच्छे से। वो तो एक बेसिक, मतलब इट्स अ गिवन। हम्म। वो आपका एक सबके साथ रहना चाहिए। बाकी आपकी जो दोस्त हैं, आपके दोस्त असली वही होंगे जो बचपन से थे। एब्सोल्युटली। मेरे एब्सोल्युटली। गिनती के 2 या 3 दोस्त हैं, लेकिन वो हैं जो मेरी दोस्तियां, ये वो हैं जो 40 साल पुरानी है, जो 35 साल पुरानी दोस्त। वो हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड्स। वो हैं मेरे करीबी, जिनसे मेरा दुख दर्द कुछ भी होता है तो मैं उसको फोन करके बताऊंगी। यहाँ पर नहीं मैं किसी से करूंगी। मैंने पहले भी एक बार बात बोली थी, ये कलीग्स और एक्विंटेंसेस हैं, कुछ एक आध होती है जो दोस्तियां बन जाती हैं। बट सब इतने व्यस्त हैं, सब कहाँ किसी के पास आजकल तो बिल्कुल ही टाइम तो नहीं है। इंडस्ट्री में कोई आपके फ्रेंड हैं इंडस्ट्री में जिसके आप फ्रेंड कहते हैं इंडस्ट्री में? टीवी या नहीं, मूवीज, मतलब नहीं जहां पे भी इंडस्ट्री आपको में नो? जानने वाले बहुत हैं। हाँ, ऑब्वियसली। वही मैंने कहा ना, एक्विंटेंसेस कलीग्स बहुत हैं, पर ऐसे दोस्त दोस्त कोई नहीं। तो लीड एक्टर्स का कभी आपको कुछ इरिटेशन होता है? एक तो स्टोरी है आपकी, जो आपको याद होगा, आपने कई जगह पे बोला सलमान खान वाला जानम समझा करो का, अरे यार, कि वो उस लेट आए। स्टोरी को पता नहीं ऊट पटांग बहुत मोल्ड किया गया बहुत ही है। बोल, मैं तो मोल्ड सिर्फ एक किया गया है। इतनी जेन्युइन बात बोली थी राइट। कि तब देखिए सोशल मीडिया का दौर नहीं था। आज नहीं। सोशल मीडिया पे हर चीज अगर है तो वो 100 टाइम्स इन्फ्लेटेड है। 100 टाइम्स वो है। 95 या 96 में सलमान खान स्टार, वो हीरो थे पिक्चर के। ऐसा थोड़ी है कि कुछ साइड रोल कर रहे हम्म। थे। सलमान सलमान और मैं तो सलमान, मतलब मैंने प्यार किया के टाइम से मेरी फ्रेंड का आमिर खान पे क्रश है, क्यूएस क्यूटी के टाइम से मेरा सलमान खान पे। तो हमारे ही प्रोड्यूसर थे एक सीरियल में जो मैं करती थी, उनकी फिल्म थी। उन्होंने कहा गुषा जी हम्म। वैसे आप भी कर लो, घर की बात है। मैं कहा कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें हम लोग सुबह से शूट कर रहे थे, उनका इंतजार हो रहा था। वो कहीं और होंगे, मोबाइल फोन थे नहीं, किसी को कोई अंदाजा राइट। होता नहीं था कोई कहाँ से निकला कहाँ से पहुंचा। बंगले या स्टूडियो पे फोन किया जाता था या घर हम्म। पर। तीसरा कोई रास्ता नहीं था जिससे पता चल सके। अब वो सुबह की शिफ्ट थी, अब उनकी जो भी व्यस्तता थी, जो भी होती, वो जब वो आए, अब उसके बाद उनको उनको कोई बोले ही ना कि भाई शॉट रेडी है या जो भी है। और मैं तो टीवी की एक्टर थी तब, टीवी करती थी। हम्म। मुझे मुझे ये थोड़ी था कि मुझे सलमान खान के साथ काम करना है और हीरोइन लेंगे मुझे। ये कभी मुझे ना ना ये मंसूबे थे और ना ही ये कभी गलत फहमियां थी। तो मैंने एक बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन किया, जो उस दिन कोई भी मेरी जगह होता तो कर देता, कि भैया किस चीज का इंतजार हो रहा है? सारे एक्टर्स आपके सेट पे बैठे हुए हैं, 9 बजे की हम शिफ्ट में 8 बजे से सुबह आ गए थे, काम कर रहे हैं। उसमें उर्मिला भी है, उसमें सब है। और मुझे लगता हम्म। है वो खुद वेट कर रहे थे कि उनको कोई बोले कि। तो वो मैंने डायरेक्टर का काम आसान कर दिया था। मैंने ऐसे जेन्युइनली पूछा, डायरेक्टर सामने बैठे थे और वो सामने, मैंने कहा व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। और बहुत जेन्युइनली, कोई मतलब उसमें वो नहीं था। हाँ। और इमीडिएटली जैसे ही सलमान ने मेरा ये सुना कि व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, तो उन्होंने बोला जी जी जी, मेरी शर्ट दीजिए। उन्होंने अपनी बनियान सी पहनी हुई थी उन्होंने, और उन्होंने अपनी शर्ट पहनी, और वो ही वाज सो ग्रेशियस कि उन्होंने नहीं कोई मुंह बना लिया कि अरे ये कैसे बोल रहे। अरे एक वो हम्म। भी एक्टर हैं, हम भी एक्टर हैं भाई, वो स्टार है, वो वेट करा सकते थे। तो हम कितना वेट करें? हमारा तो खत्म होने वाला, 10 हम्म। बजने वाले। तो वही था, क्यों वेट कर रहे हैं? जल्दी हमारे क्लोजेस इनके साथ जो बचा हुआ काम है वो ले खत्म करें, हम खुशी खुशी अपने घर जाए। तो उसका ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में ऐसा सलमान खान का पता नहीं क्या बना दिया। राइट। आपने, जैसे मैंने आपसे शुरू में भी बोला था, आपने पूरा एवोल्यूशन और रिवोल्यूशन देखा है टीवी का, फिल्मों का। राइट। तो पहले, जब मैंने पहले ही बोला कि हम लोग एक, तो होता ना कि वो एक्टर्स की पूजा करते थे, कि फैंडम जो पहले हम्म। था, स्टारडम और फैंडम भी जो पहले था, क्या आपको लगता है उसमें अभी से लेके अभी तक बहुत चेंज आ गया? जैसे आपने मुझे बोला ऐसा लगता 99 है में फैंस जानम तो अभी समझा भी करो आई, बहुत है। और आजकल चेंज आया है कुछ? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है फैंस तो अभी भी लोगों के इतने हैं। आप भी देखो क्या बोलते हैं,
किम करदाशियन वगैरह तो 400 मिलियन इंस्टाग्राम पे आई आई फॉलोअर वो लेके मतलब घूम रही होती हैं। और मैंने तो ये देखा है कि अब हमारे भी स्टार्स के देखिए आप कितनी हाँ फॉलोइंग है, क्या है, फैंस तो बहुत हैं, पर वो स्क्रीन पे क्यों नहीं इंटरप्रेट होता है, ट्रांसलेट क्यों नहीं होता है, फिल्में नहीं देखने जाएंगे। एग्जैक्टली माय पॉइंट कि जो पहले मैं एक 90s के किड की हाँ, बात कर रहा हूँ, जो तीन खान तो मेन जो करेक्ट। तीन हमारे से जो उनका तीन खान प्लस अक्षय कुमार, ये जो अजय देवगन, संजय दत्त, इनसे जो हमारा प्यार था, तो एक कनेक्शन जो था ना कि इनको देखने के लिए, बट देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट। क्या लगता है वो आज के डेट में बहुत कम हो गया? मैं द आपको रीजन इज की बताती हूँ कि भी एक्सेसिबिलिटी। भाषा बदल गई है, मैं बताती हूँ। हाँ। तो आपने ये बात बोली तो मैं भी सोच रही थी। देखिए, पहले ऐसा था कि सोशल मीडिया वगैरह जब नहीं था, तो हमें बड़ी एक इंट्रिग हम्म। होता था कि इन लोगों की लाइफ कैसी होगी। एक एग्जैक्टली। क्यूरियोसिटी थी, कहाँ रहते होंगे, कहाँ खाते होंगे, क्या करते होंगे, हम्म। है ना? अब वो क्या है, अब वो पब्लिक डोमेन में आ गया है। ये पेपराज़ी जो है वो हर जगह पहुँच जाता है। कहीं जगह पेड पे बेचारा पहुँचता है, कहीं जगह उनको पैसे मिल जाते हैं इसलिए पहुँचता है। तो अब क्या हाँ। है, घर-घर अवेलेबल हो गई है उनकी उनकी ज़िंदगियाँ। तो मुझे एज़ अ फैन मैं आपको फ़ॉलो कर रही हूँ, पर हम्म। मैं इतनी ज़हमत नहीं उठाऊँगी कि मैं आपकी फ़िल्म जाकर टिकट लेके खरीद के देखूँ। आप राइट। उस फ़िल्म के बारे में डालिए कुछ, टीज़र डालिए, गाना डालिए, उस पर मैं ज़रूर लाइक करूँगी और कमेंट करूँगी। पर मैं क्यों खर्चूँ हम्म। ₹300 जाकर? मुझे आपकी जितनी भी ज़िंदगी देखनी थी, मुझे जितनी मेरे मतलब की थी, वो मुझे हाँ। आपकी दिख गई। इंस्टाग्राम की रील्स पे, फ़ेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, वो मुझे इतने पॉडकास्ट पे मैंने आपका देख लिया, वो मुझे मिल गया। हम्म। लेकिन वो हम्म। ट्रांसलेट नहीं होता है हॉल में, एज़ एन ऑडियंस के रूप में नहीं बदलता वो। जिसके 40-40 मिलियन फॉलोअर्स हों, 50-50 मिलियन फॉलोअर्स हों, उसकी तो हम्म। फ़िल्म की ओपनिंग ही मतलब 10 करोड़ 20 करोड़ की लगनी चाहिए। लेकिन एब्सोल्युटली। मोहताज हो रहे हैं सब। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वर्चुअल जो फॉलोइंग है ना, हम्म। उस फॉलोइंग में और हमारे टाइम की फैन फॉलोइंग में बहुत फ़र्क। या एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली। शाहरुख खान ने एक बात बोली थी कि आई एम द लास्ट ऑफ द ही इज़ स्टार्स। राइट। मुझे लगता है, मैं अब सोचता हूँ, आई थिंक ये लाइन एब्सोल्युटली बिल्कुल, राइट है, क्योंकि अब चाहे कोई उन्होंने भी एक्टर कोई सही भी आ बात जाए, बोली। मैं वो स्टारडम अब कोई नहीं देखिए एंजॉय कर इन सकता। तीनों ने, बल्कि इन सब ने, जैसे आपने हम्म। बोला तीनों खान्स और अक्षय और आमिर, सॉरी अपने अजय देवगन और ये संजय दत्त, सुनील शेट्टी, ये सब हमारे टाइम के हीरोज जो या इन्होंने जो इतनी लंबी पारी खेली, स्पेशली शाहरुख, आमिर और सलमान, आज भी इतने रेलेवेंट हैं, इतना अच्छा लगता है। लेकिन लेकिन ये मुझे लगता है ये आखिरी पीढ़ी थी, ना वो एग्जैक्टली। दौर आएगा दोबारा और ना इतनी लंबी कोई पारियां खेलेगा। अब आप तो देखिए ना, लॉयल्टीज ऐसे शिफ्ट होती हैं, ऐसे फैन हम्म। बेस ऐसे शिफ्ट होता है, और अब बहुत बट गई है ऑडियंस। हम्म। पहले सिर्फ थिएटर तक महदूद थी, वहीं तक लिमिटेड थी। अब जो है बहुत बट गई। उसके पास ओटीटी के भी स्टार्स हैं, उसके पास इंस्टाग्राम के भी स्टार्स हैं, उसके पास हम्म। रील स्टार्स हैं, उसके पास यूट्यूबर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। ओफो, इतनी भीड़ हो गई है, इतनी भीड़ हो गई। राइट। ही इज द कस्टमर, ही इज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, यू नो। एब्सोल्युटली। हमारे टाइम पे तो ऐसा नहीं होता था। अगर हमें रीच आउट भी करना होता था तो हम ज्यादा चिट्ठी लिख सकते थे, एक फैन मेल। राइट। अब तो आपको ये पता चलता है, आपने सलमान को कभी लिखी है चिट्ठी? सलमान को आपने नहीं, बोला नहीं आपको। सलमान को चिट्ठी नहीं लिखी, लेकिन मेरा बहुत मन था सलमान को देखने का, मतलब क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा पसंद थे। घर पे मेरे पास पोस्टर भी था उनका, और मुझे लव फिल्म हम्म। की वजह से बहुत पसंद थे। लोगों को ज्यादातर वो ओह। मैंने प्यार किया की वजह से पसंद होंगे। हाँ हाँ मुझे हाँ। तब अच्छे तो लगते थे, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा उनसे प्रेम जो हुआ था मुझे, वो उनसे वो लव हम्म। फिल्म देखकर हुआ था। प्रेम हाँ, हुआ था प्रेम हुआ उनसे। था। तो मैंने एक बार तो उनको देखा भी था। मेरा फोटो सेशन चल रहा था किसी मैगजीन के लिए, और उनका फोटो सेशन चल रहा था बैंड्रा पे, वो जो जहाँ पर पूरे पत्थर-वत्थर रहते हैं, उनका फ़ोटो सेशन तो दूर से ही हम्म। मैंने देखा। तो किसी ने मुझे बोला भी, हाँ, मेरा जो फ़ोटो खींच रहे थे, डब्बू रत्नानी खींच रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा भी, मैं मिलवाऊँ आपको? तो मैं इतनी नर्वस थी, मैं कहा नो, 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 इट्स ओके, इट्स ओके। मैंने कहा नहीं, दूर से ही ये प्यार बना रहे बस। कई बार आपका इतना नर्वसनेस हो जाती है आपको अंदर से, हम्म। तो
फिर मैं तो फिर यू गेट ओवर दैट, वो एक एज भी होती है ना 15-16 साल में, आपका जो आइडिया। गुरुशा जी, मैं आज तक गेट ओवर नहीं कर पाया। हाँ मैं बोल रहा हूँ, मैं आज तक गेट ओवर नहीं कर पाया। सलमान खान का फैन जो मैं शायद 20 साल 25 साल पहले था, वही प्यार मेरा आज भी है। अच्छा, तभी बड़े तो इंटरेस्टेड है आई आप एम ह्यूज सलमान दैट यू खान गॉट अ फैन, सलमान ह्यूज खान सलमान खान फैन। फैन। तो ह्यूज सलमान खान, मेरा मेरे दोस्त बोलते हैं कि यार तुम्हारा प्लेलिस्ट अगर उठा के बजा लो ना, तो 50% सलमान खान के गाने। तुम्हारा गाना पसंद होने का क्राइटेरिया कि उसमें सलमान खान है या तो सोनू निगम ने हाँ, गाया है, अरे मैं वो उस तुम्हें गाना जमाने में पसंद ना, है। जब पैसे होते थे ना कुछ, बड़ी मुश्किल से हाँ कैसेट मिलते थे, कैसेट। आज के बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कैसेट हाँ क्या होता है। हाँ, तो एब्सोल्युटली। उस, और उसमें भी आपको एक बात बताऊं, उसमें सलमान की फिल्म आई थी द लव, लव आई थी रेवती के साथ में, मैंने हाँ हाँ बताया हाँ। ना। उसमें गाना था साथिया तूने क्या किया, बेलिया तूने, वाओ, सुना आपने? वाओ, मेरे प्लेलिस्ट में अभी हुँ। भी है। तो अब मैं, मेरे कहाँ से मैंने पता नहीं पैसे इकट्ठे किए, पॉकेट मनी कैसे-कैसे करके 15 या 10 रुपए की कैसेट आती थी। अब उसमें ये होता था, आधी कैसेट में तो ये गाने हैं, आधी कैसेट में किसी हम्म। और फ़िल्म के अच्छे गाने मिल जाएँ। तो कॉम्बिनेशन ढूँढते थे कि आधी ये पिक्चर के हाँ, गाने हो, आधी ये पिक्चर के गाने हो, तो पैसा वसूल हो जाए, 10 रुपए वसूल हो जाएँगे टेप के। 12 रुपए की आती थी मेरे टाइम पे। तो ये आज के बच्चे नहीं समझेंगे हमारा स्ट्रगल। कि ओह, कैसे जाकर वो सीरियसली। टेप खरीदते थे, कैसेट में लगाते, फिर कैसेट बीच में फँस जाती थी, फिर उसको पेंसिल से लगे रहते थे रोल करने में। तो ये सारी, ये बड़ी बड़ा मासूम सा प्यार होता था हम लोगों का। मैं आपको एक स्टोरी बता, सॉरी मैं आपका थोड़ा और टाइम नहीं। लूंगा। मैं अब मुझे अपना एक फैन स्टोरी याद आ रहा है मेरी। ऑब्वियसली सलमान खान, आई एम ह्यूज सलमान खान फैन। जो मेरी सबसे मतलब जो एज एन हीरोइन, जो अगर मैं किसी को बहुत ज्यादा मतलब होता है ना दिल से प्यार अगर मैं बोलूं, मेरी वाइफ मारेंगी बट स्टिल, वो है दिया मिर्जा। आई एम अच्छा, ह्यूज दिया मिर्जा फैन। ओह! यस, ह्यूज दिया मिर्जा फैन। उनकी जो पहली मूवी रहना है तेरे दिल में, जो उनकी मूवी आई थी, हुँ, तो मुझे मूवी मतलब मैं मुझे याद भी नहीं मैंने कितनी बार देखी है। मैं मतलब कभी भी चलते फिरते होता है ना कि योर गो टू प्लेस होते हैं ना हुँ, कुछ, हुँ। कि आपको खुश है तो आप वो लगा देते हैं, या आप दुखी भी है तो आपको वही चाहिए। तो देयर आर टू थ्री थिंग्स फॉर मी। वन इज रहना है तेरे दिल में। एक टीवी सीरीज थी टू एंड हाफ मैन, हाँ, 2 एंड हाफ में। चार्ली हार्पर, चार्ली शीन की जो तो दीज आर, एंड एक जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये तीन ऐसे हैं जो कि मैं कभी भी आप लगा दो, कहीं से भी लगा दो, आई विल जस्ट। और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मेरे साथ कोई नहीं देखना चाहता, क्योंकि वो उधर डायलॉग चलता है, मैं इधर हे बोलता हूँ। भगवान! तो इट्स लाइक दैट। तो रहना है तेरे दिल में की एक स्टोरी है। मैं जस्ट दिल्ली आया ही था, 2001 की मूवी थी। रहना है तेरे दिल में 2001 में आई थी। 2006 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ था। एंड तब की आपको ठंड आपको भी याद होगी दिल्ली की, तब ठंड हुँ, पड़ती थी दिल्ली में। 31 दिसंबर होगा शायद, कुछ होगा। तब बहुत क्रेज था सीडीज डीवीडीज, हुँ, नई नई आई थी, बहुत क्रेज था। तो मैंने एक बगल में डीवीडी स्टोर था, वहां पे मैंने बोला था मुझे रहना है तेरे दिल में की डीवीडी चाहिए। तो उसने बोला तभी तो नहीं, मैं मंगवा के आपको दूंगा, मैं आपको फोन कर दूंगा, आप आ जाइएगा। मैं घर में था, नहा हुआ के जस्ट निकला ही होऊंगा, मेरे पास फोन आया कि भैया आपकी डीवीडी आ गई है, आ जाओ। मैं रहता था उस टाइम पे, आई वाज अ स्टूडेंट दिल्ली में, साउथ दिल्ली में एक जगह कटवारिया सराय, हौज खास, जो आईआईएफटी कॉलेजेस अच्छा, वगैरह हौस-खास जस्ट वहीं पता है। पे, कुतुब इंस्टीट्यूशनल, तो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में ही पड़ता है कटवारिया सराय, स्टूडेंट्स का हब है वो। तो वहां पे था, तो फोन आया कि आपकी डीवीडी आ गई, आप आ जाओ। और मैं भागा लाने के लिए डीवीडी। 31 दिसंबर की बात बता रहा हूँ, मैं नीचे उतरा एंड मैं थोड़ा सा स्पीड में वॉक, मतलब स्पीड में जा रहा हूँ। मुझे अचानक से रियलाइज हुआ कि लोग मुझे मुझे देख क्यों रहे, बहुत वियर्ड तरीके से देख रहे हैं मुझे लोग। यार क्या हो गया ऐसे? तो उधर से मेरा एक फ्रेंड आता हुआ दिख गया, तो वो भी हंसने लगा। मैं बोला क्या हुआ? बोलता तूने देखा तू क्या पहन के निकला है? मैंने कहा क्या पहन के निकला हूँ? आई वॉज वेयरिंग ए बनियान एंड हाफ हाफ पैंट। यू डिडन्ट रियलाइज़? आई डेंट रियलाइज। जब उसने मुझे बोला, देन आई रियलाइज, तब मुझे ठंड लगने लगी। माइंड देखो, और मुझे ठंड लगने लगी तब। इट्स ऑल अबाउट माइंड। और मैं बोला, और मैं भागा, मैं डीवीडी घर आया। और मतलब ये क्रेज था। अब तो लोगों को वो चीज होती नहीं, अब तो सीधा जाएंगे अपना कहीं लगाएंगे देख लेंगे। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ फैंस दैट वी वेयर। हुँ, मतलब जिस चीज पसंद है वो दिल से होती थी, उसके लिए कुछ भी कर जाते बहुत-बहुत, थे। तब तो लोग फ़ोन से चिट्ठी लिखना और क्या-क्या बेचारे करते थे, ओह, चाहने वाले। राजेश खन्ना के टाइम से देखिए आप। एब्सोल्युटली। अब इंस्टाग्राम डीएम करते हैं हाँ, लोग। अब इंस्टाग्राम
करते हैं। अब बहुत चेंज गया सब ना, अब बहुत ही राइट। सतही हो गया, फ्लीटिंग हो गया। हम्म। हम्म। अब बिल्कुल सही बोला शाहरुख ने, मैं इत्तेफाक रखती हूँ उनसे 100% से। रुषा जी, आपको जाने देने से पहले एक थोड़ा सा सीरियस सवाल है आपसे। 30 साल का करियर जिनका रहा है, ऑब्वियसली उन्होंने बहुत सारी सक्सेस के साथ, आई थिंक सक्सेस अगर आपका 20% हो तो 80% आपने फेलियर्स भी देखे, राइट? आपने रिजेक्शंस फेस की होंगी कई सारे। उनसे आपने क्या सीखा? और आज के जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं, राइट, उनके लिए, अब क्योंकि हर कोई बॉम्बे भागता है, मुझे एक्टर बनना है, मुझे हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? एक तो मेरे को मैं हमेशा ये जो एक्टर्स बनने जो आते हैं ना यहाँ पर, एक तो आइए तो पूरी तैयारी से आइए आप, क्योंकि इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, उसमें आप अधपके होके मत आइए। और हम्म। दूसरी चीज, मैं तो सच में बोलूं, आप मुझे कहेंगे कि कैसी बातें कर रही हैं ये, कौन से पुराने जमाने की इंसान है, क्या है, मैं तो कहूंगी किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ना अपनी कुंडली दिखा के आना। मैं बिलीव करती हूँ एस्ट्रोलॉजी में, हम्म। तो मैं सच में ये कहूंगी कि एक बार एस्ट्रोलॉजर को जरूर दिखा लेना, किसी अच्छे हम्म। विश्वसनीय, जो तुम्हें बिठाए और बोले बेटा ये फील्ड नहीं है तुम्हारे लिए, तुम फलाना कर लो या तुम ढमाका कर लो, हम्म। यहाँ टाइम मत वेस्ट करना। या जो कहे कि नहीं तू वहां टाइम वेस्ट कर रहा है, तू एक्टर बहुत अच्छा बन सकता है, या तू डीओपी बहुत हम्म। अच्छा बन सकता है, या इस फील्ड में तेरा बहुत अच्छा होगा, इसमें जा। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ पर 90% किस्मत काम करती है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल ऑब्वियसली। रही हूँ। हम्म। आई माइट बी हम्म। रॉन्ग ऑल्सो, बट आई हैव सीन सो मेनी पीपल जो इतना कुछ डिजर्व करते हैं, एंड आई हैव सीन देम स्ट्रगलिंग, आई हैव सीन देम नोवेयर, एंड समवेयर आई फील, और ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई मिसबिहेव किया या प्रोफेशनल नहीं थे या काम अच्छा नहीं किया, नहीं, हम्म। हम्म। मुझे ऐसा लगता है किस्मत के मारे। और कई लोगों को मैंने हम्म। थ्राइव करते देखा है, जिनके पास टैलेंट का नाम का सिर्फ टी होगा, टैलेंट है ही नहीं आगे, लेकिन उनको मैंने ऐसा थ्राइव करते देखा हुआ है मीडियोकर होने के बावजूद। हम्म। आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, और आपका समय अभी आपने ये और बोला आपकी तो, किस्मत, ये मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ। मैं तो यही बोलूंगी। अभी आप ये बोल रहे तो, सॉरी मैं एक जी। मिनट आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी आप ये बोल रहे तो अभी रिसेंटली जस्ट 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक एपिसोड किया था एक न्यूमरोलॉजिस्ट के साथ। काफी उन्होंने, एक न्यूमरोलॉजिस्ट है दिल्ली की, उनके साथ किया था। उन्होंने एक चीज बोला था, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, बट जस्ट उन्होंने जो बोला था मैं वो यहाँ पे रिआइटरेट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला था 6 नंबर वाले लोग होते हैं ना, जिनके बजट में 6 आता है, सो दे आर रियली सूटेड फॉर दिस मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज। और अगर किसी का वो नहीं है, तो वो फिर कहीं ना कहीं उनके मोबाइल नंबर या घर के नंबर या फिर वो करके वो 6 नंबर का थोड़ा इफेक्ट बढ़ाते हैं, तो वो बहुत सूटेड नंबर होता है मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री के लिए। बस एक आपसे शेयर करना था, तो क्योंकि आपने बोला कि आपको इंटरेस्ट है, इसलिए मैं वो टॉपिक मैंने छेड़ा। रिसेंटली हमने वो पॉडकास्ट किया था। ऑब्वियसली आप, ये किस्मत की बात है, जहाँ पे इतने इतने लोग आ रहे हैं, मेहनत तो हर कोई करने की कोशिश कर सॉरी, रहा है मैं या फिर कर भी टोक रहा रही है। हूँ, वो आपने ये जिक्र हाँ किया जी। तो मैं बता रही हूँ, मैं 6 नंबर हूँ। देखिए, तो आपने मैंने अभी बोला बोला तो तो, मैं, हाँ, 6 मार्च है मेरा बर्थ डेट। ओके। आप 6 मार्च, हम्म। मैं 7 मार्च। यू 7 मार्च, और मेरा यस। टोटल 7 7 नंबर आता है, और वैसे मैं 6 हूँ। ओके। थैंक यू सो मच गुषा जी, आपसे और भी बहुत सारी बातें करनी थी, बस बहुत बट आई बातें हो थिंक गई रौनिक। अब अब हो गई है। जब इस आज के खेल लिए का होना रुकते था, हैं। हम 1.5 घंटे से बातें कर रहे हैं, और वाह, मेरे एनर्जी लेवल ऐसे एब्सोल्युटली। ड्रॉप हो गए थे। नाश्ता भी नहीं किया मैंने। आई होप कि आपको, आपके लिए भी, मेरे लिए तो बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं, था, मुझे बहुत ही बहुत मजा यूनिक आया। एक्सपीरियंस था, नया अच्छा हुआ हम एक्सपीरियंस लोग था। बातें करते चले गए, नहीं तो बीच में मैं टोक राइट। देती। नहीं, बहुत देखो यही फर्क एब्सोल्युटली। पड़ता है, यू आर इंटरेस्टेड इन योर दिस थिंग ना, तो आप देखते रहते हैं अच्छे लोगों के इंटरव्यूज, और वो तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली यू आस्क द करेक्ट क्वेश्चंस, दैट सामने वाला राइट। जो भी आपके सामने व्यक्ति है जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने आया है, वो अगर 4 शेयर करने आया था तो वो 8 शेयर करके जाएगा। दैट मेक्स अ राइट। ह्यूज डिफरेंस। तो थैंक यू सो मच गुषा मोस्ट जी, वेलकम। आपसे एक बार मिलने की जरूर तमन्ना जरूर रहेगी, मिलेंगे, कभी ना कभी आपसे। डेफिनेटली। आप मुंबई आइए तो जरूर आइए घर। आप कभी दिल्ली भी आएंगे तो बताइए, आई विल, दिल्ली तो मैं मैं, आपके सेट पे हो पहुंच सकता है जाऊँ। अगले महीने फिर पहुंच जाऊं। दिल्ली तो हमारे होती ही होती है शूट कुछ ना कुछ। थैंक यू सो मच गुषा जी, एंड
एंड ऑल द बेस्ट आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के सो लिए। मच। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, जो आपने अभी 30 साल अचीव किया, आपसे बहुत लोग सीखेंगे, आपसे इंस्पायर होते हैं, होते रहेंगे। थैंक यू सो सो मच। उम्मीद है किसी एक थैंक को यू। भी अगर कुछ अच्छा कुछ इसमें से प्राप्त हुआ हो तो सफल हो जाएगी अपना इंटरव्यू। एब्सोल्युटली, ओके एब्सोल्युटली। रोनिक, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय, टेक केयर।